हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल? और मेरे अर्जुनाज, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? आई नो आज का लेक्चर रिकॉर्डेड हो गया है बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज। तुम्हें ही पता है टेक्नोलॉजी है, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता। आज मिलना अपने को लाइव था लेकिन अब मिल इस तरफ फॉर्म में रहे, कोई दिक्कत नहीं। टीचर्स हम ही हैं, तुम भी वही हो, सब बस एक मीडियम थोड़ा सा चेंज हुआ है, एक तरीका चेंज हुआ है कि हाँ आज कोई चैट में लाइव कमेंट नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी सिस्टम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो तो हम उसके हिसाब से एडजस्ट कर जाएं। यही एक ह्यूमन के अंदर सबसे बेस्ट एबिलिटी होती है और यही चीज हमें सीखनी भी होती है कि एग्जाम हॉल में या कहीं भी लाइफ में कहीं भी अड़चन आती है तो आप खुद को एडजस्ट करना शुरू करो। ठीक है ना, खुद को एडजस्ट करना शुरू करो, सीखो उन चीजों से कि हाँ यार मैं कैसे कैसे चीजें सही कर सकता हूं। जैसे हम लोग डेडिकेटेड हैं कि नहीं यार बच्चे का दिन वेस्ट नहीं होना चाहिए। आई नो हम लोग टेक्निकल रीजंस के कारण पहली क्लास और दूसरी क्लास सब कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन हाँ चाहेंगे तो कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आज ये लेक्चर नंबर 6 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज एक जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। और आज जब आप लोग नहीं हो केबीडी खेलने के लिए तो आज मैं केबीडी भी नहीं खिलाने वाला हूं क्योंकि ऑब्वियस है चैट सेक्शन में अपने पास आएगा नहीं। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस सेक्शन के बाद जब ये सेशन एंड करोगे, रिकॉर्डिंग जब देख लोगे, तो मैं जरूर चाहूंगा कि जितने भी क्वेश्चंस आज क्लास में दिए गए हैं उन सबको आप एक बार अटेम्प्ट करना और मुझे कमेंट सेक्शन में जाते जाते बताते जाना कि सर मैंने ये क्वेश्चन वीडियो पॉज करके किया था और मेरा ये क्वेश्चन इतना सही हुआ, इतना गलत हुआ। ये चीज जरूर आज करनी है। ठीक है, थोड़ा सा मीडियम अलग हुआ है लेकिन हम दोनों एक ही हैं, हम दोनों का मकसद एक है, हम दोनों का डेडिकेशन वही है, सिलेक्शन। ठीक है ना, तो इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ बस ये करना है कि लाइव क्लास में अपने को ऑप्शन होता है, लेकिन हाँ अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आप इस सेशन में बस कुछ नहीं, लास्ट में जाते जाते आप कमेंट सेक्शन में करके जाना, बता के जाना कि सर आज 10 क्वेश्चन हुए या 12 क्वेश्चन हुए या 15 क्वेश्चन हुए, उसमें से इतने सही इतने गलत हुए। दूसरा, रिकॉर्डेड लेक्चर को देखने का एक तरीका यह भी है कि सर आप वीडियो पॉज कर लेना, क्योंकि आपके पास अब मैं कितनी देर तक वेट करूंगा बेटा, यहां तो टाइमर लगा होता है तो आदमी वेट करता रहता है, लेकिन आज वेट नहीं कर पाऊंगा। तो आप क्या करना, जैसे ही आपके क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा वीडियो पॉज करना, उसको अटेम्प्ट करना, देखना सही हो रहा है गलत हो रहा है। तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर में बस इतना फॉलो कर लेना, बाकी मजा वही है, टीचर वही है, तुम भी वही हो। बस शुरू करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में। जो लास्ट क्लास में कहानी करी थी उसको एक बार रिवाइज करते हैं। और लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन। हमने डिफ्यूजन और रिफ्यूजन के बारे में सीखा था। हमने यह जाना था कि डिफ्यूजन किसको बोलते हैं कि सर जब दो लोगों के बीच में एक दीवार खड़ी हो, जैसे तुम और तुम्हारे सिलेक्शन और तुम्हारे पढ़ाई के बीच में एक दीवार खड़ी है, बस इस दोनों के बीच की दीवार हटा दो, इधर से गैस उधर को जाएगी, उधर से गैस इधर को आएगी, सर हम दोनों खुश हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। अगर यही चीज एक सर हो छोटे से होल के थ्रू हो, अगर यही चीज ये सेम प्रोसेस इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस हो, लेकिन ये सेम प्रोसेस एक स्मॉल होल के थ्रू हो, तो इसको हम लोग क्या बोल देते थे? इफ्यूजन बोल देते थे। सर ये दोनों इंटरमिक्सिंग है। इन दोनों के केस में हमने पढ़ा था कि जब भी किसी का रेट पढ़ना है, रेट ऑफ डिफ्यूजन पढ़ना हो, चाहे रेट ऑफ इफ्यूजन पढ़ना हो, रेट ऑफ डिफ्यूजन पढ़ना हो, चाहे रेट ऑफ इफ्यूजन पढ़ना हो, सर इन दोनों का रेट जो होता है, मेजर करने का तरीका नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टाइम, सर वॉल्यूम अपॉन टाइम, या फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम ये किसकी याद दिलाता है? वेलोसिटी की याद दिलाता है। तो ये मिक्सिंग की वेलोसिटी की याद दिलाएगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन क्या है? सर यही तो था। और ग्राहम्स लॉ क्या बोलता था? ग्राहम्स लॉ लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि ग्राहम्स लॉ क्या बोलता था, याद करो भैया, नोट्स आपके सामने है। ग्राहम्स लॉ क्या बोलता था कि सर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है उस केस में जो रेट होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड inversely proportional to molar mass of gas, inversely proportional to molar mass of gas। यही चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। अब एक काम करते, सर रेट का रेशियो निकालना है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा? सर d2 बाई d1। सर मोलर मास की बात करें तो m2 बाई m1 हो जाएगा, यही होगा। सर ये देख लो रेट की बात यही तो होती है, रेट यही तो होता है। श्योर हो? तो ये अपने पास R1 बाई R2 अंडर रूट D2 बाई D1 M2 बाई M1 करते रहो।
फिर किसने बोला सर ग्राहम्स लॉ में ये पढ़ा था। अब ये सब कुछ हमने लास्ट क्लास में किया था और लास्ट क्लास में कुछ कुछ क्वेश्चंस करने पे आ गए थे। तो चलो भाई आज केबीडी तो नहीं, लेकिन हाँ आज आप क्या करोगे, वीडियो पॉज करोगे और बताओगे सर आज मैंने वीडियो पॉज करके इतने क्वेश्चंस किए ग्राहम्स लॉ के और इतने सही इतने गलत हुए। आज का कमेंट सेक्शन तुम्हारा होना चाहिए पक्का। अगर आप ये वीडियो बैकलॉग में भी देख रहे हो तो भी बेटा आप कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस कर रहे थे और हम चीजें देख रहे थे कि जो हेवियर गैस होगा वो स्लोली मूव करेगा और जो लाइटर गैस होगा वो फास्ट मूव करेगा। हाइड्रोजन तेजी से मूव करेगा एयर कंपेयर टू ऑक्सीजन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा भी था कि अगर 1 मीटर ऑक्सीजन गैस मूव करता है तो हाइड्रोजन 4 मीटर, उतने ही टाइम में 4 मीटर मूव कर जाएगा। तो ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में की थी। तो शुरू करते हैं सर आज का केबीडी शुरू करते हैं, लेकिन रिकॉर्डेड फॉर्म में। और आप सबके लिए आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपके लिए हाजिर है। क्या होगा, एक ट्यूब है, क्वेश्चन पढ़िए। आप वीडियो पॉज करके आप पहले अपना आंसर सोच लेना। वीडियो पॉज कर लो, आंसर सोच लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। क्योंकि रिकॉर्डेड है तो मुझे नहीं पता ना भाई कौन कितने देर में पढ़ेगा। मेरे लिए बड़ा अजीब सा है कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, लेकिन हाँ चलो करते हैं। एक ट्यूब है, एक 4 ट्यूब है, गैस फिलिंग कर रहे हैं मतलब उसमें डालना शुरू किया। हाइड्रोजन डाला, नाइट्रोजन डाला, ऑक्सीजन डाला, नियॉन डाला, अलग अलग ट्यूब में अलग अलग गैस डाल रहे। कौन सा गैस पहले फिल हो जाएगा? अरे कौन सा गैस पहले फिल हो जाएगा भाई? कौन सा पहले फिल हो जाएगा? कौन पहले फिल हो जाएगा भैया? सबसे पहले हाइड्रोजन। कैसे सर? इसका क्या होगा? रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत तेजी से, रेट ऑफ मिक्सिंग बहुत तेजी से, जल्दी से जल्दी ट्यूब में इसका मिक्सिंग फास्ट होगा, ये जल्दी से जल्दी ट्यूब में जाएगा। हाइड्रोजन गैस सबसे फास्ट मिक्सिंग करेगा पक्का। क्यों? क्योंकि सर मोलर मास कम है। मोलर मास देख लो, मोलर मास का ऑर्डर निकाल लो। मोलर मास का ऑर्डर क्या होगा? सबसे कम मोलर मास किसका है? हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन का है, फिर किसका है? नियॉन का है, फिर किसका है? नाइट्रोजन का, फिर किसका होगा? ऑक्सीजन का। रेट इसके अपोजिट चला जाएगा। रेट किसका हो जाएगा? हाइड्रोजन का सबसे फास्ट, फिर नियॉन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर किसका हो जाएगा? ऑक्सीजन का। तो देख लो क्या आंसर आ जाएगा। अरे हाथ लगी पड़ी है केबीडी वाले। चलो नहीं, अच्छा इसका आंसर तो अब यही देना है ना, ठीक है हो गया। चलो हमें भी देखो आज छूटने में टाइम लग रही है। मुझे लगा यहाँ पे ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन दबाऊंगा, सी ऑप्शन दबाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन एट अ गिवन टेम्परेचर इज ट्वाइस दैट ऑफ गैस एक्स, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स निकालिए। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स निकालिए। सर रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन की बात चल रही है। रेट ऑफ डिफ्यूजन मुझे नहीं पता, रेट ऑफ CH4 बोल रहा है कि सर ट्वाइस ऑफ रेट ऑफ एक्स है। मुझे नहीं पता ये कौन सी गैस है, लेकिन बोल रहा है कि ये दोनों का रेट ऐसा आएगा। एक बात बताना मुझे, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, तो इसकी वैल्यू 2 होगी और रेट आपको ही पता है मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। इधर CH4 ऊपर है तो मोलर मास CH4 का नीचे, इधर नीचे है तो इसका मोलर मास ऊपर। एक काम करें सर, स्क्वायर कर दें। अगर स्क्वायर कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ CH4। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ X? गैस का मोलर मास कितना हो जाएगा? 64 ग्राम हो जाएगा। सर 64 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा मोलर मास? 64 ग्राम हो जाएगा। जो लोग वीडियो पॉज करके कर रहे हैं बेटा आप करके देख लेना, ठीक है। और वैसे लेक्चर रिकॉर्डेड है तो लेक्चर रिकॉर्डेड के फॉर्म में आपको बस इतना ही करना है कि वीडियो पॉज कर दीजिए, चेक कर लीजिए कि हाँ सर मैंने आपके साथ साथ अटेम्प्ट किया, ठीक है। अब थोड़ा सा लाइव का मतलब लाइव से रिकॉर्डेड में आते हैं थोड़ा सा ये लॉस होता है कि पता ही नहीं चलता, क्योंकि लाइव में क्या होता था हमें भी आदत थी कि हाँ भैया वेट कर रहे हैं 60 सेकंड तक देख रहे हैं। स्पैमर भी था बेचारा हमारे साथ साथ। आज तो स्पैमर ही बहुत रोया होगा यार। कोई नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं यार, तुम अगर यहाँ तक आ गए हो तुम्हें कोई बात नहीं, अगली क्लास में आ जाना, तुम्हारा तो हम ऐसे ही स्वागत करते हैं। चलो देखते अगले क्वेश्चन पे चलते। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है सर? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CO2 एंड SO2 एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होगा? सर इन दोनों का रेशियो क्या होगा? CO2 अपॉन SO2 का रेशियो क्या होगा? अरे सर कैसे करेंगे सर? इन दोनों का रेट निकालना है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? जो लोग करना चाहते बेटा आपके पास ऑप्शन है, वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट करके देखो, फिर आंसर मैच करो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन भूल मत जाओ, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तुम्हारे पास आज टेक्निकल प्रॉब्लम है इसलिए। अदरवाइज यही क्वेश्चंस लाइव में होते तो आप ऑप्शंस दे रहे होते, बता रहे होते मुझे,
ठीक है ना। तो ट्राई करो सर, ये देख लो सर 64 हो जाएगा, इसका मास 44 हो जाएगा, ये कितना हो गया 11 फोरजा हो गया, ये 16 हो गया। सर अंडर रूट 16 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 अपॉन अंडर रूट 11। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा भैया, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? अर्जुना के 70-80% वाले लोग आज छूट रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, अगली क्लास में बस देख लेना, अगली क्लास में पढ़ के आना, क्योंकि अगली क्लास में रियल गैस है, बहुत मजा आएगा अगर आप आज की क्लास को रिवाइज करके आते हो तो। ठीक है, ये देख लो, अगले अपने पास अगला देख लेना जब भी आपको मौका मिले, रेशियो ऑफ रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CO2 एंड SO2 देख लो, 4 अपॉन अंडर रूट 11 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सर बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सुनना। दो गैसेज हैं A और B, उनका सेम वॉल्यूम डिफ्यूज कर रहा है थ्रू, सेम वॉल्यूम डिफ्यूज कर रहा है, A का 20 सेकंड में और इसका 10 सेकंड में। अच्छा, रेट ऑफ A क्या होगा बेटा, V/20। व्हाट इज रेट ऑफ B? सर वॉल्यूम अपॉन 10। देख लो दोनों का वॉल्यूम सेम है, रेट हमने पढ़ा था ना, वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, तो V/20 V/10, रेट ऑफ A आ गया, रेट ऑफ B आ गया। फिर किसने बोला कि सर मोलर मास ऑफ B बताइए। अरे भैया एक बात बताइए, RA/RB को आप क्या लिखते थे, मोलर मास ऑफ B अपॉन मोलर मास ऑफ A लिखते थे क्या? कल ही तो पढ़ा था सर, यही तो लिखते थे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। सर RA क्या होगा, सर वॉल्यूम से रिलेट कर दूं, सर वॉल्यूम से रिलेट कर दूं, सर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू देख लो 10/20 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू MB अपॉन ये कितना हो गया 49, यही होगा। एक बात बताओ, ये कितना हो गया 1/2। स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर करूंगा तो ये साइड का अपना जो स्क्वायर रूट है वो क्या हो जाएगा, MB की वैल्यू कितनी हो गई, MB की वैल्यू कितनी हो गई 49/4 हो गया, 49/4 हो गया। अरे भैया ये देख लो, मोलर मास ऑफ B कितना हो गया 12.25, मोलर मास ऑफ V कितना हो गया 12.25। कैसे निकाला? अरे कुछ नहीं भैया, रेट को निकालने का एक तरीका ये भी तो था कि सर वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम अपॉन टाइम, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसल, ये 10 ऊपर आ गया 20 नीचे आ गया। और रेट को, ये बेटा डेफिनेशन था, और ये क्या था, ग्राहम्स लॉ था। ये कहां से आया था, ग्राहम्स लॉ से। ये क्या था, डेफिनेशन था। तो मर्जी है, दोनों को रिलेट करना चाहो दोनों को रिलेट कर लो, नहीं तो कोई बोले नहीं सर मुझे ऐसे निकालना है तो निकाल ले, कोई बोले नहीं सर मैं तो ऐसे निकालना चाहता हूं। बेटा आप एक काम करो, आप पहले ऐसे निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको लग रहा है ना कि पहले मैं रेट का रेशियो निकालूंगा सर, फिर उसको 1/2 आ जाएगा, अब फिर इसको उठा के उसकी इक्वल पुट कर देना, मर्जी है। चाहो तो दोनों को इक्वेट कर लेना, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो जाएगा। सर अगला क्वेश्चन देखो क्या है, फिर से अगेन देखना बेटा ध्यान से। वॉल्यूम, हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम डिफ्यूज कर रहा है सर कितने मिनट में, 50 ml डिफ्यूज कर रहा है 20 मिनट में। बोल रहा है कितना टाइम लगेगा 40 ml ऑक्सीजन को डिफ्यूज होने में। डिफ्यूजन अगर करना है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का डिफ्यूजन करना है, तो दोनों का वॉल्यूम का बोल रहा है कि उसका 50 ml अगर 20 मिनट में डिफ्यूज कर रहा है, मिक्स हो रहा है, तो 40 ml ऑक्सीजन का कितने टाइम में मिक्स होगा? कुछ नहीं, एक काम करें, एक बात बताओ, रेट ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 50/20 हो जाएगा, 50/20 होगा, वॉल्यूम बाई यही होगा ना। रेट ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा सर, यही तो निकालना है 40/T, रेट ऑफ ऑक्सीजन ही तो निकालना है, टाइम ही तो नहीं पता है। एक बात बताइए, आप सब लोग, कल से हम लोग ये बात कर रहे हैं, रेट ऑफ हाइड्रोजन और रेट ऑफ ऑक्सीजन ये किसके इक्वल होते हैं, ये किसके इक्वल होते हैं, इसके इक्वल होते हैं क्या? ये कहां से आया, ग्राहम्स लॉ से। ये कहां से आया, डेफिनेशन से, क्योंकि रेट स्पीड निकालना है तो बेटा स्पीड किसी की वॉल्यूम बाय टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, किसी का स्पीड निकालना है तो कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वॉल्यूम अपॉन टाइम, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टाइम। तो देख लो, अब इन दोनों को रिलेट कर दो। रेट ऑफ हाइड्रोजन को क्या लिखूंगा, रेट ऑफ हाइड्रोजन को क्या लिख सकता हूं, 50/20 लिख सकता हूं। सर रेट ऑफ ऑक्सीजन को क्या लिख सकता हूं, 40/T लिख सकता हूं। और इधर कितना हो गया, 32 कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 16, ये कितना आ गया 4:1। एक काम करें भैया, 50/20 और ये कितना हो गया
T/40। सर ये देख लीजिए क्या क्या होता है जिंदगी में, ये देख लो अपने पास, ये 4:1। टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, 5 से ये 20 हो गया, 5 से ये 4 टाइम हो गया। सर टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, 4 × 4 × 4, कितना आ जाएगा, 64 मिनट्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 64 मिनट्स आ जाएगा। सर आपको रेट लिखने का तरीका आपको कल भी बताया गया था, रेट नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म्स में, डिस्टेंस के टर्म में लिख सकते हो, उसी का यूटिलाइजेशन करके हमने निकाल लिया। टाइम कितना आ रहा है, 64 मिनट्स। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, अब ध्यान से देखना, कल क्लास में मैंने बोला भी है, रेट को जब भी निकालेंगे बेटा, इस क्वेश्चन में एक ट्रैप है, ट्रैप है, ध्यान से देख लेना इस क्वेश्चन में क्या ट्रैप है, फंसना मत। क्यों? क्योंकि कल मैंने रेट का डेफिनेशन जब बताया था, मैंने कहा कभी भी किसी की स्पीड मेजर करनी है तो आप कैसे मेजर करते हो, आप मेजर करते हो नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में, वॉल्यूम के टर्म्स में, डिस्टेंस के टर्म्स में, मास के टर्म्स में नहीं करना है। कल मैंने लिखवाया भी था, अगर आप नोट्स चेक करोगे आपको पता चल जाएगा, कल आपको पता चल जाएगा, कल ही क्लास में लिखवाया था कि मास के टर्म्स में मत करना। तो इस क्वेश्चन में भी यही दिक्कत है, इस क्वेश्चन में भी यही दिक्कत है, आप मास के टर्म में करोगे आपको गलत आंसर मिल जाएगा। आपको क्या बोला जा रहा है बेटा, बार बार हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रिलेशन दिया जा रहा है। एक बात बताइए, अब तो ये रट भी जाता है कि भैया ये कितना हो जाएगा, रेट ऑफ हाइड्रोजन ये 32 और ये 2, ये कितना हो गया, 16/1, 4/1। एक बात बताइए आप सब लोग, 2 ग्राम हाइड्रोजन, एक बात बताओ, रेट ऑफ हाइड्रोजन इज हाउ मच, 4 टाइम्स रेट ऑफ ऑक्सीजन। कल से पढ़ रहे हैं सर, रेट ऑफ हाइड्रोजन को क्या लिख सकता हूं सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टाइम ऑफ हाइड्रोजन लिख सकता हूं। यहां पे 4 टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टाइम ऑफ ऑक्सीजन लिख सकता हूं। रेट का मतलब यही होता है ना। बोल रहा है कि सर सेम टाइम है, देख लो टाइम सेम है, ऑक्सीजन का और इसका टाइम सेम है, तो ऑक्सीजन और इसका टाइम कैंसिल आउट हो गया। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं भैया, यहां पे 2 ग्राम है, गलती से मास मत लिख देना। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, ये देख लो सर, ये 2/2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया सर, 1/4 मोल्स आ गए। और 1/4 मोल का मास कितना होता है ऑक्सीजन के, 1 मोल का मास 32 ग्राम, कितना हो जाएगा, 8 ग्राम हो जाएगा। 1 मोल का मास इतना, तो नंबर ऑफ मोल्स देख लो 8 ग्राम मास आएगा। तो जितने टाइम में 2 ग्राम हाइड्रोजन मूव करेगा उतने टाइम में 8 ग्राम ऑक्सीजन क्या करेगा, मूव कर जाएगा। कैसे, ये देख लो तुम्हारे सामने न्यूमेरिकल है, कल से हम इसको यूज कर रहे हैं, कल से हम इसको यूज कर रहे हैं, ये निकाल दिया। कल जो पढ़ा था आज उसका एप्लीकेशन सीख रहे हैं। कोई बोले रेट को सर आप नंबर ऑफ मोल्स में निकाल सकता हूं, बेटा अभी वॉल्यूम में निकालना सिखाया था, अभी डिस्टेंस में भी निकालना सिखा दूंगा, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे। ओके चलो ये देख लो, अपने पास जब भी आप कर रहे हो क्वेश्चंस को तो प्लीज वीडियो पॉज करके आप देख लिया करो कि हाँ यार मुझे ये चीजें देखनी है, अच्छा ऐसे ऐसे करना है। ये तो कल भी किया था, आज बस उसका एप्लीकेशन सीख रहे। टाइम बेटा देखो एग्जाम हॉल में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सेम टाइम होगा, इसलिए मैंने कर दिया। इसने बोला कि सर ये तो बहुत हर ऐसे ऐसे, एक काम करते हैं, चलो हम लोग एक सिंपल सी चीज देखते हैं। याद रखना अभी देखो थोड़ा सा आप चेंजेस क्या होंगे बेटा, कल जो हमने पढ़ा है वो ग्राहम्स लॉ पढ़ा है, इस पे क्या बोला जाता है, अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है, उस केस में जो रेट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी होता है, डेंसिटी ऑफ गैस हो जाता है, अंडर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस हो जाता है, या फिर अंडर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ गैस हो जाता है। ये हम सबने कल पढ़ लिया है। लेकिन अब हमारा स्पैमर मान लो आ गया, बोला कि सर नहीं सर रिकॉर्डेड क्लास में भी एक डाउट पूछने आ गया, बोला कि नहीं सर हम तो एक काम करेंगे, हम पूछेंगे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो तो, सर ये दोनों कांस्टेंट ना हो तो। अब ये चीज तुमने बोला, तुमने बड़े खुशी खुशी सर देखो ना फॉर्मूला लिख दिया, R1/R2 इज इक्वल्स टू D2/D1 इज इक्वल्स टू M2/M1, ऐसे लिख दिया है तुमने। कल से न्यूमेरिकल कर रहे हो, आज भी न्यूमेरिकल करके खुश हो गए तुम। अब हमारा स्पैमर ऐसे कैसे, इतनी खुशी नहीं सर, अगर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर अगर वेरिएबल हो गया ना, याद रखना अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर अगर वेरिएबल हो गया तो उस केस में रेट जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अपॉन
प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और अंडर रूट डेंसिटी तो पहले से ही था, अंडर रूट डेंसिटी तो पहले से ही था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अपॉन मोलर मास। मतलब प्रेशर के साथ आपको क्या करना है, जो रेशियो पहले था वही रेशियो सेम रखना है, बस प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। जो रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी अंडर रूट डी या फिर P अंडर रूट M हो जाएगा। मतलब अगर आप R1 बाई R2 करते हो, देखना ध्यान से, R1 बाई RT करोगे तो सर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेकिन डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेकिन मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये देख लो। अब हमारा स्पैमर खुश हो गया, बोला हाँ मजा आया, अब कुछ डिफिकल्ट सा लग रहा है, अब कुछ डिफिकल्ट सा लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं तेरा मिस कर रहा हूँ बेटा, मैं भी मिस कर रहा हूँ तुझे, तेरा कमेंट मिस कर रहा हूँ। आज कोने में कुछ दिख नहीं रहा मुझे भी, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ना है, इसी को बोलते हैं लाइफ का पार्ट कि सर आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। टाइम इंपॉर्टेंट है, डेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेक्नोलॉजी ने साथ नहीं दिया लेकिन कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ है और लगे रहेंगे। सर देख लो, ये ग्राहम्स लॉ के बाद अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है भाई, प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा है, करवा दो प्रेशर फ्लक्चुएट। रेट इज डायरेक्टली, जितना हाई प्रेशर होगा उतनी तेजी से मूव करेगा। एक बात बताओ, तुम्हें तुम्हारी स्पीड बढ़ानी है तो मैं क्या करूंगा, दे थप्पड़ दे थप्पड़ दे थप्पड़। प्रेशर में आ जाओगे तो प्रेशर में आओगे तो क्या करोगे, तेजी से भागोगे। हाँ सर 2 क्वेश्चन नहीं सर 4 क्वेश्चन कर लेता हूँ। रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा, टाइम के साथ क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो रेट किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अंडर रूट डेंसिटी तो पहले से ही था, आज भी है। अब देखो हमारा स्पैमर बोलेगा अच्छा टेम्परेचर कांस्टेंट किया ना सर, प्रेशरवा कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या होगा। भाई देख, मैक्सिमम से मैक्सिमम यही न्यूमेरिकल आएगा तेरी लाइफ में, मैक्सिमम बोल रहा हूं। ऐसे तो आज के टाइम पे ग्राहम्स लॉ ऐसे भी हट चुका है सिलेबस, लेकिन फिर भी बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा अगर स्पैमर परेशान कर दिया, मान लो एनटीए वाले के हमारा स्पैमर पूछ गया, पहुंच गया, उंगली कर रहा है, नहीं सर क्वेश्चन पूछो, तो पता है क्या हो जाएगा, वो क्या करेगा, चल ठीक है मान ले कांस्टेंट टेम्परेचर के बदले तू मान ले अगर तूने क्या कर दिया, कांस्टेंट प्रेशर कर दिया बेटा। अगर कांस्टेंट प्रेशर कर देते हैं तो याद रखना जो रेट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ T बाई M, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर अंडर रूट T बाई डेंसिटी के, टेम्परेचर के अंडर रूट। अब ये सारा एक्सपेरिमेंटल लॉ है तो इसको डिराइव नहीं करने लगना है बेटा, क्योंकि आपको ही पता है डेरिवेशन का कोई मतलब अंत नहीं है फिर, ठीक है। केमिस्ट्री पढ़ने आए, डेरिवेशन पढ़ने नहीं आए। मतलब यहां पे अगर आपसे R1 बाई R2 कोई पूछेगा तो सर ये याद रखिएगा T1 बाई M1 या फिर M2 बाई T2। सर R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, R2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, या फिर अगर आपसे कोई पूछेगा तो T1 बाई D1 इंटू सर D2 बाई क्या हो जाएगा T2। तो देख लो, अब ये सब चीजें आपको बेटा मैं लिख के देता हूं कि ये तुम्हारे एग्जाम हॉल में नहीं आएगा, बस ये स्पैमर को खुश करने के लिए, या वो लोग होते हैं ना जो भाई बोलते हैं नहीं सर आपने ये नहीं बताया, उनको खुश करने के लिए बता रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा तो बेटा इसके ऊपर पूछ लेगा, ज्यादा से ज्यादा पूछना होगा तो वो भी आज के टाइम पे चांसेस कम है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो ये पूछ लेगा, हो जाएगा। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो अब 2 चीज पढ़ी तो 2 चीज के ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन बेटा, बहुत ही डिफिकल्ट। आज सही में यार बहुत दिनों बाद रिकॉर्डिंग जा रही है ना, ऐसे अजीब सा फील हो रहा है, मिसिंग लग रहा है। कोई बात नहीं, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आंसर बताओ क्या होगा, सोचो। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होता है, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेकिन अंडर रूट ऑफ डेंसिटी। तो क्या आंसर आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, P अपॉन अंडर रूट डी आ जाएगा, P अपॉन अंडर रूट डी आ जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए ना तो बेटा आप वीडियो पॉज कर लेना, ठीक है ना। अब मेरे लिए भी थोड़ा ऑब्वियस है, मुझे पता ही नहीं है ना, ठीक है। तो आज तो टाइमर भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो आज तो बस ठीक है, आप अपने हिसाब से सोच लेना, वीडियो पॉज कर लेना, सीख लेना कैसे क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखना भाई साहब, ये क्या है भाई साहब, बहुत डिफिकल्ट है यार, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत कुछ मिस हो गया आज तो, मेरा स्पैमर भी मिस हो गया यार, रो रहा हूं मैं, स्पैमर की रो रहा हूं मैं, दिख नहीं रहा तू, क्या करूं मैं। चलो कोई नहीं। रेट ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर और मोलर मास के रिस्पेक्ट में मेजर करना है, बोल रहा है RA बाई RB का रेशियो बताइए। RA बाई RB जो लोग कर सकते हैं बेटा वीडियो पॉज कीजिए, करके देखिए। आपको ही पता है सर RA किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रेशर के। सर
किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रेशर ऑफ बी के। और मोलर मास के ये लोग क्या होते हैं, मोलर मास के ये लोग क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो रेट ऑफ ए अपॉन रेट ऑफ बी, किसका कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया, क्या आंसर आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। पी ए बाई पी बी इंटू एम बी बाई एम ए, और स्क्वायर रूट को क्या लिखते हैं, 1/2 लिख देते, स्क्वायर रूट को क्या लिखते हैं, 1/2 लिख देते, हो जाएगा। चलो भाई बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ बहुत ही शानदार, आज मैं ये सोच के आया था कि इसको कराऊंगा। एक मूवी है अपने पास, आई थिंक हाउसफुल पार्ट 2 या 3 ऐसे कुछ करके, ये एक उसका उसी का एक केस दिया, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है सबसे। अब इसके बाद हम इसको फिनिश करेंगे, फिर हम लोग इस टॉपिक को फिनिश करेंगे, ग्राम्स लॉ का लास्ट क्वेश्चन है। एक सिनेमा हॉल है, इमेजिन करो एक कंडीशन, ठीक है, मन अपने आप ही मुस्कुरा लेना, ठीक है, देख लो। एक सिनेमा हॉल है, उसके अंदर एक कंडीशन बना दी गई है, बोला गया है कि सर इस सिनेमा हॉल की टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल जो लेंथ है वो कितना है, 287 मीटर है। और 287 मीटर पे हर एक मीटर पे एक रो बनाई गई है, सिनेमा हॉल के हर एक मीटर पे एक रो बनाई गई है। सर हर एक मीटर की लेंथ पे एक आदमी बैठा होगा, ऐसे करके रो बना होगा। सर एक साइड से मैंने क्या डाल दिया, एक साइड से मैंने डाल दिया लाफिंग गैस, एक साइड से मैंने डाल दिया लाफिंग गैस, एक साइड से मैंने डाल दिया लाफिंग गैस डाल दिया। लाफिंग गैस का देखोगे तो मोलर मास कितना है, इसका मोलर मास है 44 ग्राम। एक साइड से मैंने क्या डाल दिया, टीयर गैस डाल दिया। मतलब देख रहे हो, मजे देख रहे हो, आज हमारा स्पैमर कितना खुश होता। मोलर मास कितना डाल दिया, 154.5। वो पहला क्वेश्चन यही पूछता, सर पॉसिबल ही नहीं है क्या भाई, कि सर ऐसे कैसे होगा, एक साइड से लाफिंग गैस प्लस और माइनस ऐसे कैसे, जीरो हो जाएंगे। लेकिन हाँ बेटा, साइंस में एक क्वेश्चन आ सकता है कि एक साइड से मैंने क्या डाला, लाफिंग गैस, एक साइड से क्या डाला, टीयर गैस। अच्छा चलो मेरे एक बात बताओ, चलो मेरे अर्जुन, आज जो 80% जनता जो पढ़ रही है, ठीक है, 80-85% जो अपनी आ गई है फ्लो में, एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है कौन सी गैस तेजी से मूव करेगी? सोच लो, कमेंट नहीं कर सकता अब तो, लाइव कमेंट बंद है, लेकिन हाँ आप सोच लो कौन सी गैस तेजी से मूव करेगी, लाफिंग गैस मूव करेगी, क्योंकि उसका मोलर मास कम है। तो तुम्हें क्या लगता है ये किस डिस्टेंस पे, कौन सा ऐसा रो होगा, कौन सा ऐसा रो होगा, कौन सा ऐसा रो होगा, कौन सा ऐसा डिस्टेंस होगा, कौन सा ऐसा डिस्टेंस होगा जहां पे ये ऐसी पहली बार ऐसा हो जितने टाइम में ये यहां तक आए उतने टाइम में ये यहां तक चला जाए। और पहली बार ऐसी कौन सी कंडीशन आएगी जो आदमी एक ही टाइम पे हंस भी रहा होगा, एक ही टाइम पे रो भी रहा होगा। ऐसे तो उस आदमी का नाम सबको पता है, क्या नाम है उसका, स्पैमर। स्पैमर कुछ भी कर सकता है, एक ही टाइम पे रो सकता है, एक ही टाइम पे हंस सकता है, उसके लिए कभी खुशी कभी गम नहीं होता भाई। वो एक ही टाइम पे खुशी, एक ही टाइम पे गम हो सकता है। कभी खुशी कभी गम तो हम नॉर्मल लोगों के लिए होता है, क्योंकि उसका पता है ना आपको अवतार हुआ था, तो वैसी ही हालत है, ठीक है। कभी खुशी कभी गम वाला नहीं, एक ही टाइम पे खुशी एक ही टाइम पे गम किस आदमी को फील होगा, वो हमारा यहां बैठा हुआ है। वो जब तक इधर से लाफिंग गैस आएगा इधर से ये पहुंच जाएगा, मिडिल वाला बंदा तो नहीं होगा, मिडिल वाला बंदा तो नहीं होगा, कौन सा होगा, ये वाला। अब सर कोई बोल दे सर कैसे निकालेंगे एक्स की वैल्यू, अरे क्या करना है यार, एक बात बताओ, कल से पढ़ रहे हो सर, रेट ऑफ, एक बात बताना, रेट ऑफ टीयर गैस, सॉरी लाफिंग गैस, पहले रेट ऑफ लाफिंग गैस डिवाइडेड बाय रेट ऑफ टीयर गैस अगर ले लोगे तो सर ये किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट मोलर मास ऑफ टीयर गैस, अंडर रूट मोलर मास ऑफ टीयर गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ लाफिंग गैस आएगा। अरे किसके इक्वल हो गया, टीयर गैस का मोलर मास कितना है 154.5 और इसका कितना है 44, कितना हो जाएगा यार, कैलकुलेशन बड़ी गंदी हो गई, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, करेंगे, कोई बात नहीं। अरे भैया कर लेंगे, आज तो भैया आज अकेले ही चल रहे हैं रास्ते में हम, लेकिन हमें भरोसा है सब लोग कर लेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालने जाओगे, अरे यार क्या कर दिया, 154.5 डिवाइडेड बाई 44, 1.87, मतलब रेट ऑफ लाफिंग गैस देखोगे, रेट ऑफ लाफिंग गैस डिवाइडेड बाय रेट ऑफ लाफिंग गैस अपॉन रेट ऑफ टीयर गैस, ये किसकी इक्वल आ गया, इसका रेशियो निकालोगे 1.87 आ गया, 1.87 डिवाइड बाई 1। एक भैया एक काम करें, रेट ऑफ लाफिंग गैस हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ लाफिंग गैस हम क्या लिख सकते हैं,
लाफिंग गैस 1.87 टाइम्स रेट ऑफ टीयर गैस लिख सकते हैं क्या? 1.87 टाइम्स टीयर गैस लिख सकते हैं। लाफिंग गैस का मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाफिंग गैस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाफिंग गैस डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल्स टू 1.87 टाइम्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टीयर गैस डिवाइड बाय टाइम। और दोनों का टाइम क्या होगा? इक्वल होगा। क्यों? जितने टाइम में ये यहां पहुंचेगा उतने ही टाइम में ये यहां पहुंच जाएगा। अब पुट कर लो, डिस्टेंस ऑफ लाफिंग गैस तुमने कितना लिया है, डिस्टेंस ऑफ लाफिंग गैस तुमने कितना लिया है, ये देख लो, ये रिलेशन आ गया। सर डिस्टेंस ऑफ लाफिंग गैस कितना लिया था? x। सर 1.87 यही होगा ना, 1.87 ये डिस्टेंस ऑफ लाफिंग गैस 1.87 इंटू डिस्टेंस ऑफ 287 माइनस x आ जाएगा। सर कैलकुलेट कर लीजिए जितना भी आए। अब x इज इक्वल्स टू 1.87 इंटू 287 माइनस 1.87 x आ गया। सर इसको इधर लेके आ गए तो 2.87 x आ गया, 1.87 इंटू 287। सर x की वैल्यू निकालने गए 1.87 इंटू 287 डिवाइडेड बाई 2.87। सर डेसिमल से डेसिमल उड़ा दीजिए, ये इसको कैंसिल आउट। x की वैल्यू कितनी आ गई? 187 मीटर आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 187 मीटर आ गई। 187 मीटर और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 100 मीटर। मतलब लाफिंग गैस से 187वां बंदा, ये 187वां रो, 187th रो जो होगा वो अपने पास हंस रहा होगा एक ही टाइम पे। और या इधर से कितना 100 मीटर ट्रेवल करेंगे तो 100वें रो पे, इधर से 100वें रो पे, उधर से कितने से 187th पे ये बंदा पहली बार होगा जो एक ही टाइम पे हंस रहा होगा, एक ही टाइम पे रो रहा होगा। आपको कैलकुलेशन की टेंशन नहीं लेनी है कि अरे सर ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। अबे छोड़ दो, एग्जाम हॉल में हिंट दे दिया जाता है। कॉन्सेप्ट समझो कि मैंने ये कॉन्सेप्ट यूज किया, ये कॉन्सेप्ट क्या मैं एग्जाम हॉल में कर सकता हूं? रेट ऑफ लाफिंग गैस। अच्छा सर ये दोनों की वैल्यू आ गई, आपने डिस्टेंस कैसे लिख दिया? अरे डिस्टेंस कैसे लिख दिया? क्योंकि सर डिस्टेंस को आप लिख सकते थे ना, आप डिस्टेंस को लिख सकते थे। ट्राई करेंगे, टाइम सेम है, टाइम सेम है तो आपको ही पता है रेट को डिस्टेंस के टर्म में भी लिख सकते थे। डिस्टेंस ऑफ लाफिंग गैस डिवाइडेड बाय टाइम आप लोग भी लिख सकते थे, डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल्स टू 1.87 इनटू डिस्टेंस ऑफ टीयर गैस डिवाइड बाय टाइम। टाइम सेम है, टाइम सेम है तो इसलिए कैंसिल आउट निकाल दो, हो जाएगा। तो ये तो छोटी छोटी चीजें, यही है सबसे बेस्ट क्वेश्चन में से एक है। तो आज अपने आप ही हंसते मुस्कुराते कर लीजिएगा। हमारा स्पैमर कहां बैठा होगा? 187 मीटर लाफिंग गैस से, 100 मीटर कहां से? टीयर गैस से। जब तक ये 100 मीटर ट्रैवल करेगा उतने टाइम में 187 मीटर ट्रैवल कर जाएगा। और पहली बार यही बंदा होगा जो एक ही टाइम पे हंस रहा होगा, एक ही टाइम पे रो रहा होगा। ये क्वेश्चन देखो कितना प्यारा। जिन लोगों को भाई, जिन लोगों को समझने में टाइम लगता है, आप एक काम करना, वीडियो पॉज करके फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ो, फिर से पढ़ो, फिर से सोचो कि हाँ यार ये चीज ऐसे हो सकती है क्या? एक ही टाइम पे कोई रो सकता है, एक ही टाइम पे हंस सकता है क्या? ओके चलो, अभी अभी जैसे ये कंडीशन अपनी लाइफ में भी आती है बहुत बार ना, एक ही टाइम पे रो रहे होते, एक ही टाइम पे हंस रहे होते। पता है कैसे? बता दूं, सच बता दूं, ठीक है सच बता दूं, एक टाइम पे हंसना एक टाइम पे रोना कैसे करते हैं हम लोग? जैसे हम किसी को बताते हैं कि हमने साइंस ली है, चौड़ होके बताते हैं, खुशी खुशी बताते हैं हमने साइंस ली है, और उसी टाइम बगल में कोई आ जाता है कि हाँ मार्क्स कितने आ रहे हैं, हम मतलब हाँ मतलब ठीक ही है, सब ठीक है, बढ़िया चल रहा है, सब ठीक है, मार्क्स वार्क्स क्या है, वन पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। ठीक है, ये डायलॉग मार के आ रहा है। तो एक ही टाइम पे खुशी और एक ही टाइम पे गम ऐसे फील हो सकता है। चलो तो अब देख लो, मेरे पास आज ग्राहम्स लॉ ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन फिनिश्ड है, ग्राहम्स लॉ ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन फिनिश्ड है। अब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देखोगे इस चैप्टर में, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं। सर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुजाक्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, वेपर डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ गैस। फिर हम लोग कहां पे आ गए थे? सर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इतनी डिफिकल्ट चीजें पढ़ ली। फिर हमने क्या पढ़ लिया? हमने ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन पढ़ लिया। अब क्या किसकी बारी आ रही है? कोई बंदा आ गया बोला नहीं नहीं सॉरी, क्या बताइए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर बताइए, मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास बताइए। सर आप एक आदमी का मॉलिक्यूलर मास बता सकते हो, जैसे मैं तुमसे ये दे दूं, मैं ये दे दूं कि सर 5 मोल हाइड्रोजन का है, 5 मोल हाइड्रोजन का है और 10 मोल अपने पास, 10 मोल सर हीलियम का है। एक बंदा आ गया बोला नहीं नहीं सर मुझे इसका प्रेशर वेसर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? इसका मॉलिक्यूलर मास बताइए, मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास बताइए। कैसे निकालोगे भाई, कैसे निकालोगे यार?
तुम्हारे पास ऑप्शन है। बहुत डिफिकल्ट है भाई, बहुत डिफिकल्ट है बेटा। आज अपनी लाइव क्लास के बदले रिकॉर्डिंग बहुत डिफिकल्ट है। सुनना, इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट कभी नहीं पढ़ा होगा तुम लोगों ने। सर मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर निकालना है, इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाले? सर 5 और 10 मोल दोनों का मिक्सचर का मोलर मास कैसे निकाले? तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर कैसे निकालोगे? एक बात बताओ, मोलर मास ऑफ मिक्सचर तुम्हें अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं भी पढ़ाता ना तब भी तुम कर सकते थे। पता है कैसे? सर मोलर मास ऑफ मिक्सचर मतलब, सर पहले एक काम करते हैं, मोलर मास का मिक्सचर कैसे निकालेंगे? मास ऑफ मिक्सचर, एक काम करो, मास ऑफ मिक्सचर ले लो और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कर देना। यही करोगे ना भाई, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कर देना। कितना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, देख लो। सर मोलर मास ऑफ मिक्सचर को मैं ऐसे लिख देता हूं, मास ऑफ मिक्सचर कैसे लिखूंगा? सर एक बात बताइए, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है? 1 मोल का मास कितना है? 2 ग्राम। तो सर 5 मोल का कितना हो जाएगा? 5 × 2। सर हीलियम के 1 मोल का मास कितना है? 4 ग्राम। तो 10 मोल का कितना हो जाएगा? इतना। और टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? सर 10 + 5 कितना हो गया? सर 10 और +40 50 हो गया, डिवाइड बाई 15 आ गया। जो भी अब कैलकुलेट करके आ जाए, सर जो भी कैलकुलेट करके आ जाए 3.33 ग्राम, यही इसका क्या हो जाएगा? मोलर मास हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा? मोलर मास हो जाएगा। सोच रहे हो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया। मोलर मास ऑफ मिक्सचर, भैया कितना डिफिकल्ट फॉर्मूला है ये, कितना डिफिकल्ट फॉर्मूला है। सर मोलर मास ऑफ मिक्सचर किसी गैस का बोल दिया जाए, किसी गैस का बोल दिया जाए तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है ये देख लो। क्या करोगे इस केस में? इस केस में क्या करोगे? मोलर मास ऑफ मिक्सचर कुछ नहीं सर, आपको मोलर मास ऑफ मिक्सचर, मास ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मास ऑफ मिक्सचर कैसे निकालोगे? तो सर कुछ नहीं, मास ऑफ मिक्सचर कैसे आएगा? सर हाइड्रोजन का मास कितना है, हीलियम का मास कितना है, दोनों का मास ऐड कर दो। हाइड्रोजन का मास कैसे निकालेंगे? इतना। इसका मास कैसे निकालेंगे? इतना, डिवाइड बाय टोटल मोल्स। इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट। सुन लो स्पैमर भाई, डिफिकल्ट होगा आज। तुम आज यहाँ भी कमेंट में कुछ कुछ लिख के चले जाना, हमें तुम्हारी याद आएगी। वो गाना था ना, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी। चलो ठीक है। ओह, आज स्पैमर रो रहा होगा यार अंदर ही अंदर कि यार आज मैं कमेंट नहीं कर पाया, आज मैं वो नहीं कर पाया। कोई नहीं, कोई नहीं। जो पढ़ने वाले हो तो चलो रिकॉर्डिंग से ही पढ़ लेंगे। जो स्पैमर होता है बेचारा, उसका आज दिन बेचारा टूट गया होगा, दिल टूट गया होगा। कोई नहीं, मोलर मास ऑफ मिक्सचर निकाल सकते हैं। सिंपल सी चीजें, कभी भी कोई बोले तो निकालते रहना, कभी भी कोई बोले निकाल दे भाई। हाँ भाई, हाँ भाई। अब कोई, अरे सर सीधा सा, जैसे तुम्हें क्वेश्चन दे दिया, ये देखो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करो और आंसर निकाल के देख लो। बोल रहा है मोलर मास ऑफ मिक्सचर निकालिए। कैसे निकालिएगा? कैसे आएगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर निकालिए। 3 मोल हीलियम है और 2 मोल नाइट्रोजन है। कैसे निकालेंगे मोलर मास ऑफ मिक्सचर? सर मोलर मास ऑफ मिक्सचर कैसे निकालेंगे? सर मास ऑफ मिक्सचर ले लेंगे, मास ऑफ मिक्सचर ले लेंगे और डिवाइडेड बाई पता है क्या कर देंगे? टोटल मोल्स कर देंगे। तो सर मास ऑफ मिक्सचर कितना लेंगे? सर हीलियम का मास कितना होगा? 3 × 4। और नाइट्रोजन का कितना होगा? 2 × 28 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स का कितना हो जाएगा? 5। भैया इतना डिफिकल्ट न्यूमेरिकल कैसे करेंगे? सर ये देखिए ना, 56 डिवाइडेड बाय 5, ये कितना हो जाएगा? 68 डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा? सर ये कितना हो जाएगा? 13.6 ग्राम। बाप रे, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बताइए, इतना डिफिकल्ट चीज पढ़ा रहे हैं सर आप। मोलर मास ऑफ मिक्सचर बोला, कोई बोल दे अरे कोई ना, तुझे देख ऐसे डरावना सा देता हूं, डरावना सा दे दिया जाए, कुछ ऐसा लिख दिया जाए कि सर ऐसा आप 1 लोगों का पढ़ा रहे हैं, कहीं एग्जाम हॉल में ऐसा दे दे कि सर 2 मोल क्या हो गया? 2 मोल ऑक्सीजन हो गया। सर 2 मोल अपने पास क्या हो गया? सर नाइट्रोजन हो गया। और 10 मोल क्या हो गया? 10 मोल हाइड्रोजन हो गया। बताइए, एक बात बताइए सर, आप पढ़ाए इतना छोटा छोटा, पूछ रहे इतना बड़ा। चलिए बेटा बताइए, मोलर मास ऑफ मिक्सचर निकाल के बताइए, मोलर मास ऑफ मिक्सचर निकाल के बताइए। मोलर मास ऑफ मिक्सचर क्या होगा? मोलर मास ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा? क्या होगा मोलर मास ऑफ मिक्सचर? 2 मोल्स ऑफ O2, 2 मोल्स ऑफ H2, 10 मोल्स ऑफ H2, क्या होगा? मोलर मास ऑफ मिक्सचर क्या आएगा? क्या आएगा? कैसे निकालोगे? अरे सर टोटल मास कितना होगा? सर हाई ऑक्सीजन का मास कितना होगा? जो लोग कर सकते हैं वीडियो पॉज करे कर लो भाई,
ठीक है ना। अब रिकॉर्डिंग में यही लॉस है, आप वीडियो पॉज करो, करके अटेम्प्ट चेक कर लो। सर ये 2 इंटू कितना हो गया 28, और 10 इंटू कितना हो गया 2, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 प्लस 2 10 14, कितना हो गया 64 प्लस 56, और प्लस कितना हो गया 20 अपॉन 14 आ गया। ये भैया कितना हो जाएगा 60 120 140 बाई 140 बाई 14 आ गया। हाँ 140 हुआ ना, 140 बाई 14 आ गया। कितना आ जाएगा 10 ग्राम आ जाएगा। यही है ना कैलकुलेशन, सब सही है ना। 64 56 4 6 10 60 50 120 प्लस 140, देख रहे हो कितना डिफिकल्ट आ गया, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ दिया गया है आपसे। निकाल लोगे, निकाल लोगे। इसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा होगा। अब थोड़ा बोलेगा नहीं सर हार्ड क्वेश्चन बताओ, हार्ड क्वेश्चन बताओ। हार्ड क्वेश्चन कैसा होगा भाई, हार्ड क्वेश्चन पूछ दूं, पक्का डन, हार्ड क्वेश्चन करा दूं भाई, आज रिकॉर्डिंग में हो, ठीक है। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज से डर लग जाए, लगे कि अरे सर कुछ तो दिया ही नहीं है। अरे कोई टेंशन नहीं लेने का, डरने का नहीं है, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़ना। पहले क्वेश्चन पढ़ो, खुद से सोचो, और फिर मेरा सॉल्यूशन सुनना, और फिर हंसी ना आए तो बताना। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मीथेन दिया है, मीथेन का मिक्सचर है CH4, इथीन आप सबको पता है C2H4 होता है। इसका मोल का रेशियो दिया है। अरे सर मोल नहीं दिया है, मोल का रेशियो दिया है, तो कोई बात नहीं ना भाई, जो रेशियो दिया है उसी को मोल मान ले, उसी को मोल मान ले। उसका एवरेज मोलर मास, मीन मोलर मास कितना दिया है 20 ग्राम दिया है। बोल रहा है कि सर मिक्सचर ये है, CH4 का ये है, इसका इतना मोल्स है, XY का रेशियो है, मीन मोलर मास ये है। बोल रहा है कि अगर रेशियो उल्टा कर दें, अगर रेशियो उल्टा कर दें तो मीन मोलर मास कैसे आएगा। नहीं सर बहुत डिफिकल्ट है, ये तो नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। कैसे होगा यार, कैसे करोगे तुम लोग इतना डिफिकल्ट। जो लोग कर सकते बेटा, आपके पास रिकॉर्डिंग है, आप प्लीज अपना एक वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करके देख लीजिए। केस 1, केस 1 में सर मीथेन के कितने मोल्स हैं, x मोल्स हैं। केस 1 मीथेन के कितने मोल्स हैं, x मोल्स। सर इथेन के कितने हो जाएंगे, इथेन के कितने हो जाएंगे, y मोल्स हो जाएंगे। और आपको भी पता है सर मोलर मास ऑफ मिक्सचर कैसे निकालते थे। सर कुछ नहीं, मोलर मास ऑफ मिक्सचर कैसे निकालते थे। इसका मास वह कितना होता है 16 इंटू एक्स। इसका मास कितना होगा सर 28 इंटू वाई, और डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स कितना होगा सर x प्लस वाई। कैसे निकाले, अरे सर इसका मास डिवाइड बाई टोटल मोल्स। सर मोलर मास ऑफ मिक्सचर है कितना, सर इतना है क्या। इससे मुझे क्या मिलेगा, कुछ नहीं, कैलकुलेट करके देख लो, कुछ तो मिलेगा। बिना उसके कैलकुलेशन काहे देगा एग्जाम में भाई। इसको इधर लेके आओ 4x, इसको उधर लेके जाओ 8y, x की वैल्यू कितनी आ गई 2y आ गई। देख लो केस 1 से मेरे पास क्या आ गया, केस 1 से मेरे पास क्या आ गया सर x और y का रेशियो आ गया। मेरा आंसर कैसे आएगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा, ये देखना। केस 2, सर केस 2 में क्या बोल रहा है, CH4 के कितने मोल्स ले लूंगा y मोल्स। सर C2H4 के कितने मोल्स ले लूंगा, x मोल्स ले लूंगा। C2H4 के कितने मोल्स ले लूंगा, x मोल्स ले लूंगा। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ मिक्सचर, यही तो निकालना है सर। कितना हो जाएगा अब की बार 16 इंटू वाई, सर 28 इंटू एक्स। मोल्स उल्टा हो गया, इसका मोल y हो गया तो 16 इंटू एक्स। अब कोई स्पैमर भाई 16 पता है ना कैसे आया यार, ऐसा मत बोलना सर 16 कहां से आया, CH4 का मास 16 कैसे आया। बेटा हार्ट अटैक आ जाएगा। 16 CH4, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, 12 प्लस 4, 4 प्लस 2 6, 1 1 ऐड कर सकते हो ना, 16 आता है। इसका कितना आएगा, कार्बन का 12, 12 इंटू 2 24, और 4 28 हो गया। डिवाइडेड बाई सर टोटल मोल्स अभी भी कितना ही रहेगा, उतना ही रहेगा। एक काम करे सर, x की वैल्यू कितनी दी है, y दिया है, 2y दिया है, तो सर x की वैल्यू कितनी पुट कर दूं, 2y पुट कर दूं। x की वैल्यू कितनी पुट कर दूं, 2y पुट कर दूं। सर यहां से मोलर मास ऑफ मिक्सचर निकाल लूंगा क्या, कितना आ जाएगा 16y प्लस 56y डिवाइडेड बाई 3y आ जाएगा। सर ये कितना होगा 72y अपॉन 3y लिख सकता हूं, y से y गया, कितना आ जाएगा
124। बेटा कोई मोल्स पता नहीं थे हमें, कोई मोल्स पता नहीं था और हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। कैसे कैसे सॉल्व कर लिया? तो ये रहा सॉल्व करने का तरीका। मोलर मास ऑफ मिक्सचर ऐसे निकालते हैं, ऐसे निकाल दिया। मोलर मास ऑफ मिक्सचर ऐसे निकालते, निकाल दिया। सर केस 1 और केस 2 को ध्यान से देख लो, केस 1 और केस 2 को ध्यान से देख लो भैया, ये देख लो अपने पास केस 1 और केस 2 को, ठीक है। CH4 और C2H5, एक बार x मोल्स था, इसका y उल्टा कर दिए, मोलर मास ऑफ मिक्सचर चेंज हो गया। कैसे आया? पहले वाले से x और y का रिलेशन आया, अगले वाले को पुट कर दिया, आंसर निकाल दिया। हो जाएगा, श्योर हो? तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर आ जाएगा, मोलर मास ऑफ मिक्सचर आ जाएगा। सर मोलर मास ऑफ मिक्सचर आ जाएगा, ग्राहम्स लॉ आ गया। तो अब क्या करें? तो सर आज बाबा सत्संग करने वाले थे, अब सुधांशु जी महाराज आपके लिए सत्संग करने वाले हैं, तो क्वेश्चन देखेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। अब थ्योरी शुरू करते हैं। यहां तक आज की क्लास में सारे न्यूमेरिकल्स फिनिश हो जाएंगे बेटा। आज की क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल की क्लास में रियल गैस एनालिसिस आ जाएगा, वो थ्योरेटिकल है, लेकिन आज की क्लास में सारे के सारे न्यूमेरिकल्स वाले पोर्शन आज फिनिश हो जाएंगे। आज इस चैप्टर का न्यूमेरिकल पोर्शन फिनिश हो जाएगा। ट्राई करना बेटा, अगर आपका बाय द वे टाइम ज्यादा लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो पॉज कर करके करो, लेकिन सीखो, क्योंकि आज इस चैप्टर का न्यूमेरिकल पोर्शन फिनिश हो जाएगा, कल उस चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन फिर आएगा और वो अगले 2 क्लासेस में वो भी फिनिश हो जाएगा। ओके चलो क्वेश्चन देखो अपने पास, सॉरी क्वेश्चन कह रहा हूं। अब अगला थ्योरेटिकल पोर्शन, थ्योरेटिकल पोर्शन सत्संग क्या होता है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसेस के अंदर एक थ्योरी दी गई। मैक्सवेल करके बंदा था, ये वही बंदा है जिसने रदरफोर्ड को उंगली करी थी, वही बंदा है, ये वही बंदा रहेगा तुम्हारी लाइफ में जब 12th में फिजिक्स को डिफिकल्ट बना देगा। तुम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे, बोलेगा नहीं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मैग्नेटिज्म भी होता है, तुम परेशान हो जाओगे इससे। ये वही बंदा है मैक्सवेल जिसने रदरफोर्ड को उंगली करी थी। ये फिर से आ गया, इसने बोला गैस, गैस के बारे में इतनी पढ़ाई, अर्जुन आज इतनी पढ़ाई करेंगे, ये कुछ भी निकाल देंगे। गैस का डेंसिटी निकाल रहे हैं, गैस का वेपर डेंसिटी निकाल रहे हैं, गैस की सर गैस का डिफ्यूजन निकाल रहे हैं, गैस का इफ्यूजन निकाल रहे हैं, मोलर मास ऑफ गैस निकाल रहे हैं ये लोग। भाई रुको, एक काम करो, पकड़ के समझाते इसको। उसने मैक्सवेल ने बोला सुनो एक काम करो, मैक्सवेल की कुछ बातें बताएगी और मैक्सवेल जो आज बोलेगा कल की क्लास में इसको गलत कर देंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग भी अब मैक्सवेल की बारी आई तो हम लोग भी तो उंगली करेंगे ना बेटा, ऐसे थोड़े ना छोड़ देंगे मैक्सवेल को, हम भी उंगली करेंगे। अरे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, तुम्हें भी बेटा उंगली होगी। अब देखो कैसे करेंगे, पहले मैक्सवेल को बोलने दो, आज बोलेगा, आज बोल लेने दो, कल इसको उंगली कर देंगे। देखो क्या करेगा मैक्सवेल ने, क्या बोला मैक्सवेल प्रपोज द पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट्स मतलब कुछ एजम्पशंस थे, एजम्पशन बोल के चला गया। देखो कॉन्फिडेंस, रदरफोर्ड को उंगली करी, दूसरे के पोस्टुलेट को उंगली कर दिया और खुद बोल रहा है कि मैं ऐसा मानता हूं, मैं ऐसा मान लेता हूं। मान लो तुम्हारी, देखो अब हम लोग ऐसे उंगली करते हैं, देखो मानने दो, पहले पहले मानने दो, कल देखना इसी के ऊपर उंगली होगी, टेंशन मत लो। कल सबका बदला, रदरफोर्ड का बदला मैक्सवेल लेने देंगे हम लोग यहीं पे। सुनना रदरफोर्ड, मैक्सवेल क्या बोलता है? मैक्सवेल बोलता है कि हर एक गैस के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मॉलिक्यूल्स नाम देते हैं। जो छोटे छोटे पार्टिकल, हर एक गैस किससे मिलके बना होता है? जैसे नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ये क्या होगा? छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा। तो ये बात तो हमें पहले से पता थी, तूने क्या बताया भाई? चलो कोई बात नहीं, चलो बताया, छोड़ो मान लेते, ये बात इसने बोल दी, ठीक है हमने मान लिया। अब देखना बंदे का कॉन्फिडेंस देखना, बोल रहा है दूसरा क्या प्रपोज कर रहा है कि सर वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, ध्यान से देखना इसको, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इतना छोटा होता है सर, इतना छोटा होता है कि इट इज नेग्लिजिबल, इट कैन बी, इट मे बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस। भाई बात तो सही है, अगर बत्ती जलाते हो रूम के अंदर तो ऑब्वियस उससे रूम का दरवाजा नहीं हिलने लगता, ऐसे तो गैस के पार्टिकल्स निकले ना उसमें से। अगर मान लो एक रूम में एयर फुल फिल्ड है, अगर आप अगरबत्ती जलाते हो तो कभी देखा है कि दरवाजा ठक ठक होने लगे कि नहीं नहीं भाई एक्स्ट्रा गैस हो गया, एक्स्ट्रा गैस बाहर निकालो? ऐसा नहीं होता ना, वो पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, उसी के अंदर मिक्स हो जाते हैं, वॉल्यूम में फर्क ही नहीं पड़ता। अगरबत्ती के अंदर जितना धुआं निकलेगा इस गैस के, इस रूम के एयर से कम ही होगा ना, इस रूम में जितना एयर होगा उसके रिस्पेक्ट में कम ही होगा। तो ये क्या बोलता है कि सर वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल क्या एक छोटा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, गैस मॉलिक्यूल क्या एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और सर अगर इतने बड़े रूम में एक पॉइंट ऐसे है, इसका क्या ही वॉल्यूम लूंगा, आपको दिख भी नहीं रहा होगा कि पॉइंट मारा मैंने टिक। लेकिन अगर मैं
देखो ये अगर ऐसे टिक मारता हूं नहीं फर्क पड़ेगा ना, इसके रेस्पेक्ट में ये चीज क्या है, नेग्लिजिबल है। लेकिन अगर मैं यही ऐसे बना दूंगा तो अब दिखेगा सबको, अब ये नेग्लिजिबल नहीं होता। तो सर मैक्सवेल ने क्या बोला कि गैस का पार्टिकल इतू छोटा सा भाई है, इतना छोटा मार दो कि इसको लात मार के भगा दो। बोला तेरा वॉल्यूम कौन कंसीडर करता है? जैसे अपने घर में कोई छोटा भाई होता है, अब तुम्हारे 6 क्लास का भाई आ जाए, बोले तुमसे जिंदगी में आके कि भैया मेरी जिंदगी बहुत बेकार है, पता है मेरी लाइफ में मुझे ऐसे ऐसे कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, मुझे ऐसे ऐसे कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, तुम उसको क्या करोगे? तुम्हारे लिए अब ये कैलकुलेशन क्या है? नेग्लिजिबल। क्योंकि अब तुम्हें पता है, अब कोई तुमसे आके, तुम्हारा कोई छोटा भाई आके बोले कि भैया इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत आसान है, मन में तुम्हारे कौन से भाव आएंगे तुम्हें ही पता है, ठीक है। तो वही हालत, गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम इतना छोटा है कि उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल, कि अबे तेरी औकात ना है तू हमारे सामने कंसीडर हो पाए, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ, ये भाई साहब पोस्टुलेट है, एजम्पशन है, मान लिया उन्होंने। ये देखना, इन्होंने एक चीज और मान ली, बोला कि कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता है गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में, कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं, तभी तो गैस अगरबत्ती इस कोने में जलाते हो पूरे रूम में फैल जाता है, कोई एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन नहीं, कोई लगाव नहीं, किसी मॉलिक्यूल को किसी मॉलिक्यूल से मतलब नहीं, आप इधर लगाओ उधर चला जाएगा, फैल जाएगा, इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं। ये भी गलत कल कर देंगे और ये भी कल गलत कर देंगे, क्योंकि तुम्हें भी पता है अट्रैक्शन हो चाहे ना हो, मॉलिक्यूलर फोर्स कुछ ना कुछ तो होता ही है। हमें पता है हमारे 4 घर 10 घर छोड़ के जो पड़ोसी रहता है हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन यार कहीं ना कहीं, छोड़ो पड़ोसी तो छोड़ दो, तुम्हारे शहर का, तुम्हारे गांव का या तुम्हारे जिले का बंदा कहीं मिल जाएगा ना, तो भी थोड़ा बहुत अट्रैक्शन तो निकल के आ ही जाता है, तब भी थोड़ा बहुत अट्रैक्शन निकल के तो आ ही जाता है ना। तो वही हालत यहाँ पे इनके हिसाब से, मैक्सवेल के हिसाब से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहे थे। मैक्सवेल ने बोला भाई मुझे कोई मतलब नहीं तुमसे, ऐसे कैसे? तो देखो हम उंगली करेंगे तुम्हें बेटा, हम रदरफोर्ड का बदला तो लेंगे, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, कल देखते हैं तुम्हें। इन्होंने बोला कि वॉल्यूम को नेग्लिजिबल मान लेना। देखो गैस को ये क्या समझ रहे हैं, गैस के बारे में क्या बोल रहे हैं कि वॉल्यूम गैस के पार्टिकल का, गैस के मॉलिक्यूल का अपना वॉल्यूम क्या है, 0 है, अपना मॉलिक्यूल क्या है, 0 है, और उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। काइनेटिक थ्योरी को आज बोल लेने दो, बोल दिया। अगला पोस्टुलेट देखो, अगला पोस्टुलेट देखो, हिम्मत बढ़ रही है, इन दोनों को कल गलत साबित करेंगे, देखना। अगला देखना, ये क्या बोल रहे हैं कि भाई साहब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत रैंडम मोशन में होते हैं, इसीलिए देखा होगा कि गैस का वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता। मान लो तुम अगरबत्ती इस कोने पे जलाओगे, वो धीरे धीरे क्या होगा, उसका मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करता करता कहां चला जाएगा, रूम के एक एक कॉर्नर पे चला जाएगा, इसीलिए तो उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होगा ना। आप उसका वॉल्यूम फिक्स क्यों नहीं कर पाते हो, क्योंकि वो मोशन में होता है, हमेशा मोशन में रहता है। तो याद रखिएगा, हमेशा गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, रैंडम मोशन में, इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विद ऑल वेलोसिटीज। मतलब ये बस ये जान जाओ, गैस का मॉलिक्यूल जहां भी रहेगा ना, हिलता डुलता रहेगा, मोशन में ही रहेगा, हमेशा इधर से उधर भटकता रहेगा, अलग अलग मोशन में, अलग अलग डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, तो हमेशा रैंडम मोशन में रहेगा, इन ए स्ट्रेट लाइन मोशन विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। सिमिलरली इनका आप देखो, अब यहां पे कुछ कुछ चीजें, इसीलिए याद रखना, कोई पूछे गैस का वॉल्यूम फिक्स क्यों नहीं रहता, क्यों, क्योंकि हमेशा मोशन में रहता है, फिक्स क्यों रहेगा। अब मान लो तुम कहीं गए वॉल्यूम मेजर करने, आगे चला गया, फिर वॉल्यूम बढ़ गया, फिर इधर चला गया तो इधर का वॉल्यूम बढ़ गया, तो ऐसे तो भटकता रह जाएगा ना, वॉल्यूम फिक्स ही नहीं रह पाएगा। फिर किसने बोला, अरे सर ये देखिए ना, कोलिजन, इनके बीच में गैस के मॉलिक्यूल से अगर टकराए, मान लो एक गैस का मॉलिक्यूल दूसरे गैस के मॉलिक्यूल से रास्ते में जाते थे, टकरा गया, तो टकराने का मतलब क्या होगा, इसमें एनर्जी लॉस। गैस के मॉलिक्यूल बहुत प्यारे होते हैं, इनका जो कोलिजन होता है परफेक्टली इलास्टिक होता है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब, जिन लोगों को नहीं आता अभी कोलिजन, आप फिजिक्स में पढ़ोगे पता चलेगा, लेकिन जिन लोगों को परफेक्टली इलास्टिक का मतलब नहीं समझ में आता, आप कुछ नहीं, आप सबने टेनिस के बॉल से या बचपन में कोई बॉल लिया होगा जिसको इससे ऐसे मारोगे या दीवार पे मारोगे, आपके हाथ में फिर से रिटर्न आ जाता है, जिस जगह से जाता है वैसे ही रिटर्न आ जाता है। अगर आपने यहां से फेंका उतनी ही वेलोसिटी से वहां से रिटर्न आ जाएगा। ऐसा कुछ बॉल के साथ खेला होगा आपने, नीचे मारा होगा, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, वो बाउंस करता रहता है। उसी कोलिजन को क्या बोलते हैं, इलास्टिक कोलिजन। मतलब आए टकराए और फिर चले गए, आए टकराए चले गए, ऐसे करके जो कोलिजन होता है उसी को बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। मतलब एनर्जी का कोई लॉस नहीं, कोई एनर्जी का लॉस नहीं, आए एक दूसरे। अरे सबसे बेस्ट एग्जांपल, आपके और आपके, अगर आप छोटे थे तो आपके भाई बहन में आपस में लड़ाई है, कभी जो छोटे बच्चों को आपस में लड़ते हुए देखना, एक दूसरे को मार रहे हैं, कोई, अब फिर दोस्त जैसे घर वालों ने आवाज दी उठ के चल दिए एकदम, कोई कोलिजन नहीं, कोई सर मतलब कोई एक दूसरे से गिला शिकवा नहीं, बस एक दूसरे को हो गया, काटा पीटी करा, अपना चल दिया। ये है इलास्टिक कोलिजन। कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक, इनके बीच में कोई भी एनर्जी का चेंज नहीं होता। तो ये कुछ एजम्पशंस थे, एजम्पशंस हैं ये सारे क्या है, एजम्पशंस है। ऐसा नहीं गैस मॉलिक्यूल दिख रहा था मैक्सवेल को ऐसा नहीं था कि दिख रहा था और भाई साहब लगे पड़े,
सर गैस मॉलिक्यूल उसको भी नहीं दिख रहा था, लेकिन हाँ उसने माना इसमें से कुछ चीजें सही प्रूफ होंगी, कुछ चीजें गलत प्रूफ होंगी। सर इसने बोला कि ग्रेविटी का इफेक्ट किस पे, गैस मॉलिक्यूल्स पे नेग्लिजिबल होगा। ऑब्वियस है ना भाई, जिसका मास जिसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, जो पॉइंट है, अब पॉइंट के ऊपर क्या लगाओगे भाई? ग्रेविटी का फोर्स किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके ऊपर लगता है? मेरे ऊपर लगेगा, तुम्हारे ऊपर लगेगा, सर किस बॉटल के ऊपर लगेगा? अब कोई डस्ट पार्टिकल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा दे, सर mg लगा रहा हूं सर, मैं बहुत मजा आ रहा है mg लगाने पे डस्ट पार्टिकल। अबे भाई डस्ट पार्टिकल का मास कितना छोटा है, उसके ऊपर g से मल्टीप्लाई भी कर लेगा, क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, तो गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगता है। गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। कहानी सुनो भाई, सत्संग देखो अपने पास, सत्संग क्या बोला जा रहा है, क्या क्या बोल दिया। मैक्सवेल आया, मैक्सवेल ने क्या क्या बोला, क्या क्या बोल दिया, ध्यान सुनना। मैक्सवेल आया, उसने पहले क्या बोला कि सर हर एक पार्टिकल, हर एक गैस किससे मिलके बना है? मॉलिक्यूल से। दूसरा क्या बोला कि सर वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, बेकार है, उसको छोड़ दो, मत काउंट करो, क्योंकि वो बहुत छोटा पार्टिकल, उसको हटा दो। तो उसने कल काउंट किया। फिर उसने बोला कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। फिर किसने बोला अच्छा ऐसा कैसा? फिर लोगों ने बोला अच्छा और बताओ। बोला कि गैसेस का कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। तो भाई क्यों नहीं फिक्स होता? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स हमेशा कांस्टेंट रैंडम मोशन में रहते हैं, इधर से उधर भटकते रहेंगे, तो वॉल्यूम फिक्स नहीं होगा। फिर किसने बोला सर ये आपस में टकराते भी होंगे, जब मोशन में है तो टकराएंगे भी, तो सर जब ये टकराते हैं तो इससे लॉस होता होगा? नहीं भाई, कोई लॉस नहीं होता। टकराए, एक दूसरे से टकराए, फिर अपना उल्टा चल दिए, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करते हैं, मतलब टकराए फिर चल दिए अपना अपना रास्ते पे, तो इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, कोई एनर्जी का लॉस नहीं, आपस में टकराने से कोई एनर्जी का लॉस नहीं। दूसरा, सर इनके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स नहीं लगता, नेग्लिजिबल होता है, ग्रेविटी का फोर्स नहीं लगता, उसको क्या बोलते हैं? नेग्लिजिबल, कि सर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता। अब सर आपस में टकराने से तो कोई फायदा हो नहीं रहा, आपस में टकराए, इलास्टिक कोलिजन है, एक दूसरे को आए, धक्का मारा, चल दिए। लेकिन अगर ये दीवार से टकराते हैं तो ये एग्जर्ट करते हैं प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ गैस कैसे पता चलता है? तो बिकॉज ऑफ ड्यू टू कंटिन्यूअस कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। मतलब ये देख लो अपने पास, आपस में टकराएंगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो दीवार से टकराएंगे ना, तो ऑब्वियस है दीवार से टकराएंगे तो ये प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, और इसी को हम लोग बोल देते हैं कि प्रेशर ऑफ गैस। किसी भी गैस का प्रेशर हवा में मेजर नहीं होता, जब वो किसी से टकराता है तो पता चलता है कि इसका प्रेशर इतना है, इसका प्रेशर इतना है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर कैसे निकालते हैं? प्रेशर ऑफ गैस का क्या होता है? तो प्रेशर ऑफ गैस किसके कारण होता है? तो सर ये कंटिन्यूअस कोलिजन किसके साथ? दीवार के साथ, दीवार के साथ जाके कंटिन्यूअस कोलिजन करे, उसी को क्या बोल देते हैं हम लोग कि सर इसके कारण जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया जो एग्जर्ट हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? प्रेशर। तो प्रेशर ऑफ गैस किसके कारण होता है? ड्यू टू कंटिन्यूअस कोलिजन ऑफ कंटेनर, मतलब ड्यू टू कंटिन्यूअस कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। एक क्वेश्चन तुम्हारे मन में आया भी होगा कि सर मान लो ये कोलिजन कर रहा है, एक कोलिजन कर रहा है, मान लो यहां पे टकराए ये लोग, ये दो लोग आपस में टकराए, फिर ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, फिर मान लो इधर एक बंदा आया, इससे टकराया, ये इधर एक बंदा आया, इससे टकराया, आपस में ऐसे ऐसे टकराते रहेंगे। जब कंटिन्यूअस कोलिजन करना है तो आपस में ऐसे ही करेंगे ना। एक बात बताओ, एक वर्ड यूज करते हैं, ध्यान से सुनना, एक वर्ड यूज करेंगे हम लोग, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, ये इसको हम लोग लेमडा से लिखते हैं। मीन फ्री पाथ क्या कहलाता है? सर डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय, ध्यान से सुनना, ये सब वर्ड यूज किया जाएगा। ट्रैवल्ड बाय अ गैस मॉलिक्यूल, ट्रैवल्ड बाय अ गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, मतलब टू सक्सेसिव कोलिजन, दो लगातार कोलिजन के बीच में, जो टू सक्सेसिव कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो लगातार कोलिजन्स होते हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है। मान लो मैं आया यहां टकराया, मैं पहले किसी से, मैं इससे टकराया, सामने वाले टकराया, फिर मेरा पहला कोलिजन हो गया, फिर मैं इधर को मुड़ गया, मैं यहां टकराया, तो इस कोलिजन और इस कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस ट्रैवल करूंगा, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? मीन फ्री पाथ। कि सर इतने दूर में फ्री था, बिना कोलिजन के था। मीन फ्री पाथ मतलब दो कोलिजन के बीच में, पहला कोलिजन मान लो 5 मिनट पे हुआ, अगला कोलिजन 10 मिनट पे हुआ, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस ट्रैवल करोगे, उसी को हम लोग एक वर्ड लिख देते हैं मीन फ्री पाथ। और मीन फ्री पाथ, डिस्टेंस ट्रैवल्ड कौन सा होगा? अब ऐसा मत बोलना सर कोई भी मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा, यहाँ स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। ये कौन सा होगा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन टू
सक्सेसिव कोलिजन, ये क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन। ऐसा नहीं कि भाई हवा में चल रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होगा, अरे रास्ता पकड़ के चलेगा भाई, स्ट्रेट लाइन पाथ होगी। अब कोई फिर से कोई पूछ दे सर कितने कोलिजन होते हैं, कितने कोलिजन होते हैं, तो सर याद रखिएगा कोलिजन अगर बहुत ज्यादा होते हैं, ऑब्वियस इनके कोलिजन, गैस के कोलिजन बहुत ज्यादा होते हैं, इसको हम बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी को जेड से लिख देते हैं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड। ये कुछ कुछ वर्ड्स हैं, याद रखिएगा, पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकंड में कितने कोलिजन्स हो रहे हैं। तो आपसे कोई पूछ दे मीन फ्री पाथ क्या होता है, तो कुछ नहीं, गैस के मॉलिक्यूल्स जब एक कोलिजन करने के बाद दूसरा कोलिजन करने जाते हैं, मान लो यहां टकराया और इधर घूम गया, अगला कोलिजन वहां होगा, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसको क्या बोलेंगे, मीन फ्री पाथ। और एक कोलिजन किया, दूसरा कोलिजन किया, तीसरा कोलिजन किया, 4, 5, 10 ऐसे कोलिजन कर रहा है, सो टोटल कोलिजन्स पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी कोलिजन्स कर रहा है, इसी को क्या बोलेंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोल देंगे। अब ये गैस पार्टिकल्स है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है, तो ऑब्वियस इनमें वैल्यूज जो होंगी बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या, गैस का पार्टिकल खूब टकराएगा इधर से उधर, वो तो मतलब फुटबॉल का बॉल है ना, इधर से उधर लात खा के घूम रहा है, लात खा के घूम रहा है, और कुछ नहीं। फुटबॉल का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, फुटबॉल का जितना बड़ा ग्राउंड होता है उसके रिस्पेक्ट में उसका बॉल क्या हो जाएगा, गैस मॉलिक्यूल, छोटा सा। उसका कोई वॉल्यूम है क्या, इतना बड़ा ग्राउंड, इतना छोटा सा फुटबॉल, उसको लात मार के इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर लेके टकराए जा रहे। लेकिन वही उसी बॉल की वैल्यू कब नजर आती है, फुटबॉल के ग्राउंड में। उसकी पूरे फुटबॉल के ग्राउंड में देखोगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, नेग्लिजिबल। लेकिन अगर वही फुटबॉल का बॉल जब गोल के पास, गोलकीपर के पास पहुंचता है, तो आपको उसकी वैल्यू समझ में आ जाती है कि भैया जो नेट के अंदर जो वॉल्यूम है, पूरा ग्राउंड तो बहुत बड़ा है ना, उतना बड़ा वॉल्यूम में तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अब अर्थ के रिस्पेक्ट में देखोगे, दुनिया के रिस्पेक्ट में देखोगे तो हमारा कोई वॉल्यूम नहीं, तुम्हारा कोई वॉल्यूम नहीं। तो दुनिया के रिस्पेक्ट में देखोगे, जो स्पेस से बैठ के देख रहा है, जो उसके ऊपर से बैठ के देख रहा है, हमारी गैलेक्सी के ऊपर से बैठ के देख रहा है, उसके रिस्पेक्ट में अर्थ भी क्या है, एक तिनका के बराबर है। लेकिन तुम्हें पता है अपने रूम के अंदर तुम्हारा वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं होता ना, तो यही चीज याद रखना। गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम क्या होता है, नेग्लिजिबल। गैस का अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, 0। सर ये छोटी छोटी गैस का कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि सर उनका काम ही है टकराते रहना। अब सबसे ज्यादा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये सारे पोस्टुलेट, इसमें से 2 लोग कल गलत भी प्रूफ हो जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा काम की चीज जो आती है वो लास्ट पोस्टुलेट है, और वो लास्ट पोस्टुलेट 8 नंबर पोस्टुलेट। ये ध्यान से सुनना सर, किसी भी गैस का याद रखिएगा, एक नॉर्मल चीज बताता हूं, कभी भी याद रखना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी जो होती है गैसेस की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। ये ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। काइनेटिक एनर्जी हमेशा टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, इसके अलावा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को आपको हटाना है। देख लो अपने पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर मोल, अगर 1 मोल का निकालना है, गैस मॉलिक्यूल्स पर मोल निकालना है, तो इसकी वैल्यू देखना क्या हो जाएगा, 3/2 RT आ जाएगा। आपको भी पता है R की वैल्यू क्या होती है, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अगर किसी को डेरिवेशन से प्यार हो तो भैया वेट करना, जब फिजिक्स में आएगा ना तो ये डेरिवेशन करके फिजिक्स वाले टीचर निकाल देंगे, और जब वो पढ़ाया जा रहा होगा ना तो आपको उस टाइम तक मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी होगी। फिर आप फिजिक्स में भी डेरिवेशन भूल जाते हो, आपको लास्ट का रिजल्ट याद रहता है। ये जितना डेरिवेशन का जोश जो होता है वो शुरुआत में होता है। क्यों, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आप किस समंदर के अंदर घुस चुके हो। शुरुआत में लगता है कि अरे ऐसे करोगे, वैसे करेंगे, वैसे करेंगे। जब आप अंदर जाते हो तो पता चलता है कि ना भाई इतना ही याद हो जाए बहुत बड़ा बात है। याद रखो 1 मोल का कितना है, 3/2 RT। 1 मोल का कितना है, 3/2 RT। 1 मोल का 3/2 RT। किसने बोल दिया, एक बात बताओ, फॉर अगर n मोल्स का बोल दिया तो सर, n मोल्स का बोल दिया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी सर, n मोल्स का बोल दिया तो n इंटू, कितना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है ना यार, कितना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। किसने बोल दिया सर 1 मॉलिक्यूल का बताओ, चलो ये इंटरेस्टिंग है, फॉर 1 मॉलिक्यूल बताओ, या ऐसे लिख देता हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मॉलिक्यूल। अगर 1 मोल का ना पूछ के 1 मॉलिक्यूल का पूछ दे तो भैया क्या होगा, 1 मोल का ना पूछ के 1 मोल का कितना है, 3/2 RT। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, चलो बताओ,
एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? याद करो, एवोगाड्रो नंबर याद है? एवोगाड्रो नंबर याद है? एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे सर? एवोगाड्रो नंबर सर इतने मॉलिक्यूल्स का, एवोगाड्रो नंबर इतने मॉलिक्यूल्स का, काइनेटिक एनर्जी कितना है? इतना। तो एक मॉलिक्यूल का कितना होगा? डिवाइडेड बाई कर दूं। और ध्यान रखना अपने पास 3/2 ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट डिवाइड करके इसी को हम लोग लिख देते हैं 3/2 kT लिख देते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मॉलिक्यूल वेयर k इज नोन एज, इसी k को हम लोग क्या बोल देंगे? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोल देंगे। इसी k को क्या बोल देंगे? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोल देंगे। इसी k को क्या बोल देंगे? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। k इज नथिंग r अपॉन एवोगाड्रो नंबर अपॉन दिस। r की वैल्यू 8.314 सर ये जूल्स में पुट कर दो, ये वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। k की वैल्यू याद नहीं करना है सर आपको, 10 की पावर -23 आ जाएगी। एक गैस, एक मोल का वॉल्यूम, एक मोल का काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 3/2 RT। एक मोल का काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 3/2 RT। n मोल्स का कितना हो जाएगा? n से मल्टीप्लाई कर देना। एक मॉलिक्यूल का पूछे सर आपके ऊपर बेसिक मैथ्स, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपके काम का है। ये सब तो उसका डेरिवेशन है। n मोल का पूछेगा तो n मोल का मल्टीप्लाई कर दो। एक मॉलिक्यूल का पूछेगा तो सर एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देना, निकाल दो। अब ये k क्या है सर? एक नया कांस्टेंट आ गया। नहीं मर्जी नहीं है याद करने की, मैं तो बोल भी नहीं रहा, आप सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखोगे। मेरे लिए कोई पूछे अगले 2 साल तक एक फॉर्मूला याद रखना कि काइनेटिक एनर्जी जब भी रिलेट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी जब भी रिलेट करते हैं तो वो किस तरह से रिलेट होता है? काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT। एक मोल के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है सर? काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, उसको बाकी लोगों से मतलब ही नहीं है, बाकी लोगों से मतलब ही नहीं है। तो याद रखिएगा ये छोटी छोटी चीजें। या सर अब डेरिवेशन कोई पूछ दे, डेरिवेशन की जरूरत नहीं बेटा। आपको कोई बोलेगा नहीं सर डेरिवेशन करके निकालो, नहीं 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 नहीं, आपको जरूरत ही नहीं, आपको उसकी जरूरत ही नहीं। आपको कोई सर कहां से आया? पहले बेटा ना आपको फिजिक्स में एक डेरिवेशन आएगी, आपको फिजिक्स में एक डेरिवेशन करके आएगी, काइनेटिक गैस इक्वेशन, ऐसे करके एक डेरिवेशन करके निकालोगे। जब आप फिजिक्स में तीनों डायमेंशन में निकालते हो तो काइनेटिक गैस इक्वेशन निकालते हो, जहां पे प्रेशर इंटू वॉल्यूम P इंटू वी जो होता है 1/3 m इंटू n इंटू वी स्क्वायर, m इंटू n इंटू वी स्क्वायर आ जाता है। वेयर P इज प्रेशर। अब बेटा ये डेरिवेशन मैं नहीं करूंगा, मैं बस बता रहा हूं। जिन लोगों के अंदर ज्यादा लगता हो कि अरे सर कहां से आ गया, तो वो चीज के लिए बता रहा हूं। ये क्या हो गया? वॉल्यूम, प्रेशर हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। m क्या हो गया? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। एक क्या हो गया? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। और अगर n की बात करें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, v क्या है? तो सर वेलोसिटी का स्क्वायर। काइनेटिक अपने पास काइनेटिक एनर्जी। अभी इसी वेलोसिटी को आप पढ़ोगे तो इसको आरएमएस वेलोसिटी भी बोल देते, कि सर m क्या है? मास ऑफ द मॉलिक्यूल। n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और d अपने पास देख लो क्या हो जाएगा। तो ये काइनेटिक गैस इक्वेशन हो जाती है, PV इज इक्वल्स टू दिस। अब तुम्हें ही पता है PV इज इक्वल्स टू, एक बात बताओ काइनेटिक एनर्जी नॉर्मली कैसे निकालते हो? काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? हाफ इंटू mv स्क्वायर आता है ना, हाफ इंटू mv स्क्वायर आता है ना भाई, हाफ इंटू mv स्क्वायर आता है। मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर ही आता है ना, हाफ इंटू mv स्क्वायर। भैया एक बात बता दो, हाफ इंटू mv स्क्वायर मास, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास को। mv स्क्वायर की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे? एक बात बताओ, mv स्क्वायर, इसको मास ले लो इंटू वी स्क्वायर, ये कितना पुट हो जाएगा? इसको मैं पुट करूंगा 3pv पुट कर सकता हूं अपॉन 2। और फॉर 1 मोल सर एक बात बताओ, कल सबने पढ़ा है PV इज इक्वल्स टू nR। देखो इसीलिए डेरिवेशन नहीं करते हम लोग। एक मोल के लिए, फॉर 1 मोल, एक मोल के लिए सर PV इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है? RT हो जाता है। PV इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है? RT हो जाता है। देखना काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गया। कोई बोले कि डेरिवेशन करो, देख ले भाई निकाल दिया। फॉर 1 मोल, एक मोल के लिए देख लो 3/2 RT आ गया। अब ये डेरिवेशन कहां से आई? तो भैया ये डेरिवेशन आपको फिजिक्स से करनी पड़ेगी। कि सर वो मानेंगे फिजिक्स में क्या करेंगे, आपको ये मान लेंगे कि सर इसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स हैं, ये अलग अलग एक्सिस में जाएंगे, एक्स वाई जेड एक्सिस में जाएंगे, इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी होगी, बड़े बड़े टर्म्स यूज होंगे, और वहां पे भी जाके आप यही फॉर्मूला डायरेक्ट याद करोगे। आज आपके मन में आ रहा होगा कि अरे सर कैसे आ गया। आज आपको मेरे ऊपर लग रहा होगा अरे सर कैसे आएगा। टेंशन मत लो, जब आएगा ना, जब फिजिक्स में आएगा तब मुझे याद करना, तब भी तुम्हें यही याद रहने वाला है। तुम्हें एग्जाम हॉल में ये लेके जाना है, ये लेके जा सकते हो मैक्सिमम, यही मेरे तो काम इसी पे खत्म है। लेकिन हाँ, ये सब डेरिवेशन मत करने लगना भाई।
डेरिवेशन जरूरत नहीं पड़ी, केमिस्ट्री वालों को एकदम जरूरत है, ऐसे भी चैप्टर अब साइड हो चुका है तो उसमें और डेरिवेशन की जरूरत ही नहीं है। आपको सिंपल सा एक काम करना है, ये ध्यान रखना है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगा। बस हो गया, हो जाएगा सर, श्योर हो। नंबर ऑफ मोल्स जितना लोगे नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगा, 10 मोल लोगे 10 मोल पे डिपेंड करेगा, एन और टी। याद रखना नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, अगर टेम्परेचर सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगा। हो गया। इसके क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, इसके क्वेश्चन इतने ही आएंगे, इसी पे घूमते रहो, इसी के ऊपर घुमाते रहो, हो गया। देख लो, अब क्वेश्चन देखोगे भाई साहब, इसके इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, सोच नहीं सकते। ये देखना अपने पास डिफिकल्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इन एन आइडियल गैस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन मॉलिक्यूल्स ट्रैवल विद, बेटा बता सकते हो मॉलिक्यूल्स कैसे ट्रैवल करते होंगे, सर्कुलर, वेव के फॉर्म में, स्ट्रेट लाइन, कैसे ट्रैवल करते होंगे सर? क्या पता है, मीन फ्री पाथ पढ़ा है आप लोगों ने, अभी बताया गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में ऐसे ट्रैवल करते। सर मैक्सवेल के सिर्फ 8 एजम्पशंस थे, 8 एजम्पशंस थे, उसमें से 2 गलत भी हो जाएंगे, अगली क्लास में 2 गलत भी कर लेंगे। 8 एजम्पशंस थे, कौन कौन से? चलो एक बार फटाफट याद करो। सर क्या बोला उसने कि गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, गैस के अंदर क्या होंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके बीच का फोर्स जो होगा 0 होगा, उनका वॉल्यूम क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, उनका आपस में जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक कोलिजन होता है। सर आपस में जो कोलिजन करेंगे इलास्टिक कोलिजन होंगे, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, उनके बीच का जो मूवमेंट होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, क्यों? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स हमेशा मोशन में होते हैं, रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। फिर हमें यह बोला गया कि सर गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर ग्रेविटी का फोर्स नहीं लगता, और प्रेशर ऑफ गैस जो होता है वो क्यों होता है, आपस में कोलिजन करने से नहीं। प्रेशर ऑफ गैस क्यों होता है? बिकॉज कोलिजन जो दीवार से करते हैं, वॉल ऑफ कंटेनर से करते हैं, उसके कारण प्रेशर ऑफ गैस होता है। और लास्ट वन, सर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में मैक्सवेल ने लास्ट चीज जो अच्छी चीज प्रूव करी थी वो क्या थी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। और टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, सर टेम्परेचर इन केल्विन स्केल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाया, किसके इक्वल पुट किया? 3/2 RT के इक्वल पुट कर दिया। 1 मोल का इतना होता है, 10 मोल का पूछे 10 मोल से मल्टीप्लाई कर दो, 1 मॉलिक्यूल का पूछे निकाल दो, हो गया, कहानी खत्म। अब इसकी डेरिवेशन मैंने बस बता दी, किसी को अगर लगता हो कि हाँ सर ये कहां से आया, उसके लिए बता दिया, कोई जरूरत नहीं आपको इधर उधर जाने की, ठीक है, करते रहो। ये क्वेश्चन पूछा क्या आएगा, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है सर? 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच का डिस्टेंस, उसको मीन फ्री पाथ कह देते हैं। ये देख लो, क्वेश्चन देखना भाई साहब, मजाक उड़ा दोगे। एनर्जी ऑफ आइडियल गैस किस पे डिपेंड करता है? क्या उसके प्रेशर पे, क्या उसके वॉल्यूम पे, क्या उसके नंबर ऑफ मोल्स पे? भैया किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पे। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे, ओनली ऑन इट्स। याद रखना, प्रेशर वॉल्यूम पे मत ले लेना, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। ये देख लो अपने पास, सर इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्या करेक्ट है? कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल विल बी सेम। ऑब्वियस है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में सर ये आपका देख लो, आपको टेम्परेचर से मतलब है, कौन सा मॉलिक्यूल कैसा है, कौन सा गैस रिएक्टिव है, कौन सा गैस रिएक्टिव नहीं है, बड़ा गैस है, हेवी गैस है, लाइटर गैस है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पहला ही ये स्टेटमेंट सही है, बाकी स्टेटमेंट पढ़ के देख लो। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स विल बी डिफरेंट। नहीं सर, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है ना तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी गैस मॉलिक्यूल का सेम होगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी विल बी ग्रेटर देन हेवियर। अरे हेवियर लाइटर कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आपका क्या मास है क्या नहीं है। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे। ये देख लो, ये क्वेश्चन दिया, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ SO2 एट 300 केल्विन। क्या करेंगे? अरे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? अच्छा हाँ, एक वर्ड यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं बार बार एवरेज। क्यों एवरेज? हाँ कोई बंदा, ये अच्छा कॉन्सेप्ट यार, ये देखना, इसको हम एवरेज यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स होंगे ना, बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, ये ध्यान रखना, इसको हमेशा एवरेज बोला जाता है। आप क्वेश्चन में देखोगे ना तो हमेशा क्या लिखेगा? एवरेज। क्यों? क्योंकि सर बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो गैस मॉलिक्यूल्स जब बहुत ज्यादा होंगे तो वहां पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं एवरेज। एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? 3/2 RT। देख ले बेटा कितना डिफिकल्ट न्यूमेरिकल है। R की वैल्यू कितनी पुट कर दूं? 8.314 जूल्स। सर केल्विन टेम्परेचर किस में पुट कर दूं? 300। कितना हो जाएगा?
जाएगा 150, 450 इंटू 8.314 इतना जूल्स आ जाएगा। 450 इंटू 8.314 कितना आ जाएगा? 450 इंटू 8.314 कितना आ जाएगा? 3741 कितना आ जाएगा? 3741 जूल्स। एक मोल की एनर्जी कितनी आ जाएगी? 3741। हो गया। इतना डिफिकल्ट न्यूमेरिकल सोच रहे हो? इतना डिफिकल्ट न्यूमेरिकल पूछ रहा है, एक मोल का है इसलिए निकाल दिया। अरे टेम्परेचर यूनिट देख लो ना, एक मोल के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है? एक मोल के रेस्पेक्ट में हमेशा वैल्यू कितनी आएगी? 3/2 RT। एक मोल के रेस्पेक्ट में यूनिट देख के डिसाइड कर लो। कहीं भी क्वेश्चन दिया है if a gas expands at constant temperature, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और एक्सपेंशन कर रहा है, बढ़ रहा है गैस, अगर गैस बढ़ रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो उसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होगा। वीडियो पॉज करके सोच लो वीडियो पॉज करके क्या होगा अगर गैस एक्सपेंड करता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है और गैस एक्सपेंशन करता है तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हमेशा क्या रहने वाला है? सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर आपका क्या है? कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। एक्सपेंशन करो तो चाहे कॉन्ट्रैक्शन करो तो। ये क्वेश्चन कैसे आएगा? ये क्वेश्चन कैसे आएगा? अभी जस्ट कैलकुलेट किया, यहां मीथेन गैस लिखा हुआ है, क्या फर्क पड़ेगा? सर 32 ग्राम मीथेन लिखा है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? यहां पे क्या बोला जा रहा है? यहां पे क्या बोला जा रहा है? अच्छा क्वेश्चन देखना ध्यान से। यहां पे काइनेटिक एनर्जी पर मोल क्या होगा? पर मोल, एक मोल का कितना होगा? 3/2 RT लिखूंगा। कैसे सर? एक मोल का क्यों? आप एक मोल का क्यों निकाल रहे हो? बिकॉज ऑप्शन देखना, जूल्स पर मोल, जूल्स पर मोल। तो एक मोल का निकाल के चेक कर लो, एक मोल का क्या होगा? सर वो 32 ग्राम 40 ग्राम से फर्क नहीं पड़ता। आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 300, तो सर इसकी वैल्यू अभी निकाली थी 3741 जूल्स पर मोल। ध्यान से देख लो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी यही आएगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी यही आएगी। लेकिन एक चीज और है, यहां पे एक ऑप्शन बी ऑप्शन भी दिया है। ए ऑप्शन तो सही है, ये इतना तो सही है, लेकिन बी ऑप्शन भी दिया है पर मॉलिक्यूल। अगर काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल निकालने चले गए, एक मॉलिक्यूल की निकालने चले गए, तो सर क्या करेंगे? ये कितना है? एक मोल का एनर्जी है, इसको किससे डिवाइड कर दो? एवोगाड्रो नंबर से। इसको किससे डिवाइड कर दो? एवोगाड्रो नंबर से। तो ये जूल्स पर क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूल आ जाएगा। सर आपने अब चाहो तो तुम यहां डिवाइड करो, मैंने क्या किया? कैलकुलेशन करके डायरेक्ट यहां डिवाइड कर दिया। एक मॉलिक्यूल की निकालनी है, उसकी वैल्यू आप पुट करके देखोगे तो एग्जैक्टली उतना ही आ जाएगा। कैलकुलेट करके आप देख लो, आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख लेना, क्या आ जाएगा? बी। तो इसीलिए मेरा आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। पर मोल भी निकाल सकते हैं और पर मॉलिक्यूल भी निकाल सकते हैं, पर मोल भी निकाल सकते हैं और पर मॉलिक्यूल भी निकाल सकते हैं। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऐसे आती, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऐसे आती, निकालते रहिए। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऐसे आती है। अब देख लो, तो मेरे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हो गई, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हो गई है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कर लिया है हम लोगों ने, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एजम्पशंस कर लिए हैं। एजम्पशंस करने के बाद अब मेरे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस करते करते मुझे एक चीज पता चल गई है कि मैक्सवेल ने जो बात बोली थी कि सर एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। एवरेज क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि हर एक गैस मॉलिक्यूल की स्पीड अलग अलग होगी। तो मैक्सवेल देखो, एक तो गलत बोल रहा है, अभी कल की क्लास में इसको गलत प्रूफ भी कर लेंगे। एक तो मैक्सवेल गलत भी बोल रहा है, ऊपर से उसमें भी सीनाजोरी करेगा, अभी देखना। मैक्सवेल उसमें भी सीनाजोरी करेगा, अभी देखना कैसे करेगा। मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन दो लोग मिले, दो लोगों ने फॉर्मूला बनाया 3/2 RT, 3/2 RT और 3/2 KT, ऐसे करके फॉर्मूला बना दिया। दोनों खुश थे बड़ी जिंदगी में अपने। एक 3/2 RT लेके बैठा था, एक बोला कि सर मेरे नाम पे ये होगा। मैक्सवेल ने ये फॉर्मूला दिया, बोल्ट्जमैन ने बोला कि भाई साहब एक मॉलिक्यूल का एनर्जी निकाल दो, तो 3/2 KT कर दो। KT क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। साइंटिस्ट लोगों के बीच में अपनी भी तो लड़ाई चल रही होती है ना भाई, अपनी भी लड़ाई चल रही होती है। तो साइंटिस्ट लोगों के बीच में ये भी लड़ाई चल रही थी। तो अब मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन दोनों मिल गए, बोले कि अरे भाई साहब ऐसे कैसे? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन मिल गए, बोले कि ऐसे कैसे चलेगा भाई, एक काम करते हम दोनों मिलके कुछ अच्छी बकवास करते, कुछ अच्छी बातें करते। अलग बात है गलत होगा, लेकिन गलत होगा तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों मिले, उन्होंने बोला कि हम गैस के मॉलिक्यूल्स का ग्राफ बनाएंगे। गैस के मॉलिक्यूल्स का ग्राफ कैसा होगा? क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स अलग अलग पॉसिबल डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शंस में घूमते हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में घूम रहे होते हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि सर गैस के मॉलिक्यूल्स के पास
पास अलग अलग स्पीड होती है, अलग अलग स्पीड होगी, अभी देखेंगे कौन कौन सी स्पीड होगी। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि सर, इन्होंने कुछ थ्योरी बनाई, बोला कि सर गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ना अलग अलग डायरेक्शंस मूव करते हैं, और ये जब कोलाइड करते हैं तो इनका जो आपस का स्पीड है ये चेंज होता रहता है। सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड सेम नहीं होती, सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड सेम नहीं होती। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, उन्होंने बोला कि अगर गैस के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो गैस के अंदर ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इसकी स्पीड v1 है, इसकी स्पीड v2 है, इसकी स्पीड v3 है, ऐसे कर करके इसकी स्पीड v4 है, ऐसे कर करके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे ना भाई, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, सारे मॉलिक्यूल्स का स्पीड अलग अलग होगा, कोई किसी से टकरा रहा है, कोई किसी से टकरा रहा है, कोई कहीं टकरा रहा है। तो इन्होंने बोला गैस के मॉलिक्यूल्स के पास 3 स्पीड्स होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्पीड, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्पीड, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्पीड, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्पीड और वेलोसिटीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, वेलोसिटीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ध्यान से सुन लेना, ये 3 टाइप की स्पीड कौन कौन सी होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्पीड, कौन सा, एक को बोलते हैं हम लोग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसको हम लोग VMP से रिनोट करते हैं, मतलब सर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। दूसरा होता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एक होती है एवरेज, कि भैया एवरेज कर दो, इसको हम लोग बोलते हैं V एवरेज, ये क्या हो जाता है V एवरेज। एंड द थर्ड वन, इसको हम लोग बोल देते हैं, ध्यान सुनना, इसको हम लोग बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और दूसरा एवरेज वेलोसिटी, और थर्ड वन को हम लोग नाम देते हैं, थर्ड वन का नाम देते हैं, ये देख लो अपने पास, थर्ड वन का नाम हो जाता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और इसी को हम लोग लिख देते हैं VRMS। सर गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर 3 टाइप की वेलोसिटीज होती हैं, 3 टाइप की वेलोसिटीज, कौन कौन सी, कौन कौन सी। एक होती है जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, एक होती है जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने क्या करा, इन्होंने 3 टाइप की स्पीड बनाई। इन्होंने बोला सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बनाया। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब क्या हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मतलब कि सर ये जो वेलोसिटी है, मतलब इट इज द वेलोसिटी, इट इज द वेलोसिटी पोजेस्ड बाय, वेलोसिटी पोजेस्ड बाय जो सब गैस मैक्सिमम नंबर ऑफ, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा जो गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, मतलब गैस मॉलिक्यूल्स में सबसे ज्यादा जो स्पीड मिल सकती है वो कौन सी होती है, VMP होती है, V मोस्ट प्रोबेबल होती है, VMP बोल देते हैं। और किसने बोला सर मुझे इससे क्या लेना देना, मुझे इसका वैल्यू बताओ, तो इसकी वैल्यू सीधा सीधा निकालते हैं, ये देख लो अपने पास 2RT/m लिख देते हैं। VMP का मतलब, V मोस्ट प्रोबेबल का मतलब क्या आएगा, दैट इज √2RT/m। इसकी वैल्यू डायरेक्ट याद रखना, और कुछ लोगों को लगे, ध्यान से देख लो, ये देख लेना अपने पास V2RT/m, बस इसको पुट करते टाइम, कैलकुलेट करते टाइम याद रखिएगा ये मोलर मास ऑफ गैस है, मोलर मास ऑफ गैस है, इसकी ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है। अगर आप चाहते हो कि मुझे ये स्पीड, अगर स्पीड चाहते हो मीटर पर सेकंड में, तो याद रखना SI यूनिट में चाहते हो तो टेम्परेचर किस में पुट करोगे, केल्विन में। R की वैल्यू कितनी पुट करोगे, R की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल, ये पुट करोगे। और मोलर मास याद रखना किस में पुट करना है, हमेशा kg में। अगर आप स्पीड निकालना चाहते हो मीटर पर सेकंड में, तो इसका ट्विस्ट यही है, इसका ट्विस्ट यही है, इस फॉर्मूले का ट्विस्ट यही है कि जब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालने जाना है, तो अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, √2RT/m पुट कर दोगे, √2RT/m। m बस याद रखना, m जब भी पुट करोगे kg में पुट करोगे, टेम्परेचर केल्विन में, R की वैल्यू 8.314, R की वैल्यू 8.314। सर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऐसे आती है। कैसे डिराइव नहीं करना कि बैठ के इसको डिराइव कर रहे हैं, नहीं नहीं, जरूरत नहीं, आपको सिर्फ वैल्यूज जाननी। ये देख लो अपने पास, कोई पूछ दे सर कैसे होगा, एक बात बताना, VMP आया, कोई बोल दे सर आपने एक चीज बताई थी PM = DRT, सर PM = DRT, तो P/D को क्या लिख सकते हैं, RT/m लिख सकते हैं। अब देख लो, यहां से देखना
VMP का एक और फॉर्मूला आ गया, VMP का एक और फॉर्मूला आ गया, और वो क्या है 2p/d है। VMP का एक और फॉर्मूला आ गया, वो किसके इक्वल आ जाएगा 2p/d के इक्वल आ जाएगा। VMP का एक और फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज 2p/d। लेकिन याद रखना मेन फॉर्मूला कौन सा है, ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन सी है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो जिनके पास होती है। अगर 100 मॉलिक्यूल गैस के हैं तो उसमें से 80 लोगों के पास ये वाली स्पीड होती है, इसी को क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोल देते हैं। सर ये कैलकुलेशन डेरिवेशन की जरूरत नहीं, आप बस ये याद रखिएगा VMP इज नथिंग, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड 2RT/m आ जाता है, 2RT/m। तीन टाइप की स्पीड है, पहला कौन सा है मोस्ट प्रोबेबल, दूसरा क्या है एवरेज। एवरेज का मतलब क्या हो जाएगा, एवरेज का मतलब क्या हो जाएगा, अगर एवरेज स्पीड कोई बोल रहा है, एवरेज स्पीड कोई बोल रहा है तो एवरेज स्पीड का मतलब देख लेना, वी एवरेज क्या होगा, तो सर ये क्या होगा, एवरेज ऑफ ऑल वेलोसिटीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवरेज ऑफ वेलोसिटीज ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज का, ऑल मॉलिक्यूल्स का एवरेज ले लो। अब तुम बोलोगे सर कैसे, अरे भाई तुम V एवरेज निकालने जाओगे, तुम क्या करोगे V1 प्लस V2 प्लस V3, अब गैस के अंदर तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे ना, सब मॉलिक्यूल्स का क्या करोगे, वेलोसिटी ऐड कर दो, एवरेज निकाल देना। तुम्हें लगता है तुम निकाल पाओगे एवरेज, तुम निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे ना, तो इसका ही फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा, V एवरेज इज नथिंग अंडर रूट 8RT पाई इंटू m होता है, 8RT अंडर रूट 8RT/πm, या फिर इसी को बोलते हैं 8√p/पाई इंटू डी। याद रखना, याद रखो एक चीज, सिंपल सी एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन याद रखिएगा, पहला फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, दूसरा फॉर्मूला इसका भाई है, पहला फॉर्मूला मेजर फॉर्मूला होता है। यहां पे फिर से याद करो, मोलर मास किसमें पुट करना है, केजी में, टेम्परेचर किसमें पुट करना है, केल्विन में, मोलर मास किसमें पुट करना है, केजी में, टेम्परेचर किसमें पुट करना है, केल्विन में, हो जाएगा 8RT/m पाई m 8p/πd हो जाएगा। सर V एवरेज किसने बोल दिया, सर थर्ड वेलोसिटी बताइए, थर्ड वेलोसिटी क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ये देख लेना सबसे हाईएस्ट स्पीड यही होती है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, VRMS, इसको बोलते हैं VRMS। VRMS क्या होगा, तो इट इज द, देखना इट इज द, सर इट इज द, देखना ध्यान से, इसके नाम में ही इसका वो दिया होता है, इसके नाम में इसका डेफिनेशन होता है, इट इज द, पहले क्या करना है, स्क्वायर करना है गैस की वेलोसिटीज का, फिर क्या करना है, मीन करना है, और फिर क्या करना है, रूट करना है। मतलब इट इज द स्क्वायर मीन ऑफ, इट इज द रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज ऑफ ऑल गैसेस, ऑल गैस मॉलिक्यूल्स, ऑल गैस मॉलिक्यूल, सारे गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर कर दो, सारे गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी का स्क्वायर कर दो। अगर तुमसे कोई VRMS पूछे तो देखना कैसे निकालेंगे, सारे गैस मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी का स्क्वायर कर दो, सर V3 स्क्वायर V4 स्क्वायर प्लस डैश 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 VN स्क्वायर डैश 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 VN स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसका एवरेज ले लो और इसका फिर अंडर रूट ले लो, ये होता है VRMS, ये होता है VRMS, ये होता है VRMS। लेकिन तुम्हें भी पता है रियलिटी में निकाल नहीं पाओगे, इतना कौन करने जाएगा। तो VRMS का फॉर्मूला, VRMS का फॉर्मूला हम लोग सीधा सीधा याद रखेंगे। VRMS का फॉर्मूला वो क्या होता है, √3RT/m, या फिर इसी को लिख देते हैं √3p/d लिख देते हैं, √3p/d लिख देते हैं। तो ये ध्यान रखना, रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होता है, तीन टाइप की गैस के तीन टाइप की स्पीड निकल के आती है, तीन टाइप की स्पीड निकल के आते हैं, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में चलते हैं। तो सबसे पहली जो स्पीड निकल के आते हैं, सबसे पहले जो स्पीड निकल के आती है वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है। सर क्या होता है, √2RT/m। सर कैलकुलेशन डेरिवेशन इस चैप्टर के आपके सिलेबस में नहीं है। आपको अगर लगता हो कि नहीं सर आप नहीं बता रहे हो, तो आप एक काम करना, फिजिक्स का NCERT खोल के देखना, आपको फिजिक्स में एक पूरा का पूरा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक चैप्टर मिल जाएगा। फिजिक्स के अंदर आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक चैप्टर मिल जाएगा बेटा, अगर भरोसा ना हो तो आप देख लेना। बस याद रखना, अब भी पुट करोगे यहाँ एक गलती यही होगी, मोलर मास किसे पुट करना है, केजी में। यहाँ पे सब जगह मोलर मास किसे पुट करना है, केजी में। यहाँ मोलर मास किसे पुट करना है, केजी में। गलती से भी ग्राम में मत पुट कर देना, क्योंकि एग्जाम हॉल में सब कुछ गड़बड़ आ जाएगा। तीन टाइप की स्पीड हो गई। बोल्ट्जमैन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने क्या बोला कि भैया हमने देखा, हमने ग्राफ बनाने की कोशिश करी, हमने एक चीज ऑब्जर्व करी, गैस के मॉलिक्यूल्स का अलग अलग स्पीड होता
होता है उसमें से मेजर 3 स्पीड निकाल के लाते हैं, और उन 3 स्पीड में देखोगे, इन तीनों स्पीड के फॉर्मूले में देखो तो तीनों स्पीड का फॉर्मूला सर वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ टी और अंडर रूट ऑफ एम, मतलब टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मोलर मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है। देख लो तीनों स्पीड को देखो ध्यान से, अंडर रूट टी अपॉन अंडर रूट एम, अंडर रूट टी अपॉन अंडर रूट एम, मतलब तीनों की जो स्पीड है वो टेम्परेचर अपॉन मोलर मास के अंडर रूट में चल रहा है। ठीक है, तीनों की स्पीड किस पे फ्लक्चुएट कर रही है, टेम्परेचर अपॉन मोलर मास से। तो ये हमने देख लिया, ठीक है, एवरेज स्पीड। अब इसी का ऊपर किसने बोला सर ग्राफ बताओ, तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने ग्राफ बना के दिखाया, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने ग्राफ बना के दिखाया, देखना अपने पास। उन्होंने क्या बोला सर, यहां फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लिया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लिया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लिया और ग्राफ बना के देखा। देखना शुरुआत में जब स्पीड का ग्राफ बनाया गया तो शुरुआत में देख लोगे अपने पास शुरुआत की स्पीड क्या है, कम है, लेकिन जैसे जैसे देखो ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन सी स्पीड दिखा रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन सी स्पीड दिखा रहे हैं, इसको कौन सी स्पीड बोलेंगे, मोस्ट प्रोबेबल बोलेंगे। सर सबसे हाईएस्ट स्पीड कौन सी है, वी आरएमएस, और बीच की स्पीड कौन सी है, वी एवरेज। ये देख लो सबसे हाईएस्ट स्पीड कौन सी है। अब तुम बोलो सर आगे वाला क्यों नहीं ले लिया, ऑब्वियस है ना भाई, हाईएस्ट वाला तो ये होता है, लेकिन हाँ इसमें जो एवरेज रूट मीन स्क्वायर स्पीड का मतलब यही था ना कि सर सबका स्क्वायर करो फिर एवरेज करो फिर इस रूट ले लो। तो 3 टाइप की स्पीड है गैस के अंदर, 3 टाइप की स्पीड है, और इन तीनों टाइप की स्पीड में, इन तीनों टाइप की स्पीड हो, चाहे वीएमपी हो चाहे वीएमपी का वह फॉर्मूला फिर से एक बार लिख के देख लो बेटा, ये चीजें याद रहे। वी एवरेज हो सर अंडर रूट 8 बाई RT बाई पाई एम, और अगर वी RMS लेते हो तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 RT बाई एम हो जाएगा। सर इन तीनों टाइप की स्पीड को देखो, किसी भी टाइप की स्पीड देखोगे वेलोसिटी जो होगी अंडर रूट टेम्परेचर अपॉन मोलर मास चलेगा, अंडर रूट टेम्परेचर अपॉन मोलर मास चलेगा। वेलोसिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ेगी बट मोलर मास के बढ़ाने से कम हो जाएगी। सर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वेलोसिटी कोई भी हो, चाहे RMS हो, MP हो, एवरेज हो, कोई भी स्पीड हो, सर वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। एक बात बताओ, चलो यहीं पे एक चीज बताओ, इन तीनों में मैथमेटिकली सोचना सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा होगा, अगर स्पीड का ऑर्डर बोला जाए सबसे बड़ा कौन सा होगा, RT बाई एम कैंसिल, वो तो सबका होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 2, इसकी वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 8 बाई पाई। एक काम करो मैथमेटिकली कैलकुलेट करके देखो, आपको पता चल जाएगा सबसे हाई स्पीड किसकी होगी, RMS की, V क्या होगा एवरेज, और V क्या होगा MP। याद करने का सिंपल तरीका है राम, स्पीड का ऑर्डर किसका ज्यादा होता है, राम का, सबसे ज्यादा रूट मीन स्क्वायर, फिर एवरेज, और फिर किसकी, मोस्ट प्रोबेबल की। अगर इनका रेशियो कोई बोल दे कि सर VMP, ऐसे बोल दिया जाए कि सर नहीं सर रेशियो बताओ, V एवरेज, अगर इसका रेशियो कोई बोल दे V RMS, तो इसका रेशियो याद रखिएगा अंडर रूट 2 अंडर रूट 8 बाई पाई और अंडर रूट क्या आ जाएगा 3। कोई बोले नहीं सर पूरा एग्जैक्ट रेशियो बताओ, तो ये 1 हो गया, ये 1:1.124, इसको सॉरी इसका रेशियो ऐसे लिख देता हूं, 1:1.124 इज टू 1.248 ये रेशियो हो जाता है। 1.224 है सर, 1:128 होगा, यहाँ गड़बड़ हो गया। यहाँ पे देखो थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल वैल्यूज हैं, 1 to 8, ये 1.128 डिवाइड बाई 1.224, ये रेशियो हो जाता है इन लोगों का। अगर रेशियो पूछेगा तो रेशियो ये आ जाएगा। तो गैस के मॉलिक्यूल्स की 3 स्पीड, तीनों स्पीड में सबसे फास्ट स्पीड कौन सी है, RMS। ग्राफ में कोई पूछे तो ग्राफ में कहां पे दिखेगा, ये कहां दिखेगा, ये सबसे टॉप वाला स्पीड कौन सा है, मोस्ट प्रोबेबल। ये ग्राफ हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया तीनों स्पीड का, इन तीनों स्पीड का कंपैरिजन हो गया। और मुझे अब एक चीज बताओ, चलो ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं, ग्राफ के बारे में, बस इसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स कल की क्लास में करेंगे, बस मुझे एक चीज बता दो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी या कम होगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी या कम होगी। चलो अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ध्यान से सुनना अपने पास, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड क्या होगी, अगर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये क्या है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये क्या है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये क्या है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इधर क्या है अपने पास, इधर क्या हो जाएगा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इधर क्या लिख दिया, स्पीड लिख दिया। खुद से बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, अगर मैं ऐसे दे दूं, ये T1 टेम्परेचर पे दे दूं,
ये T2 टेम्परेचर पे दे दूं, बताओगे इन दोनों के केस में सर कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा? कैसे मेजर करेंगे? कुछ नहीं, 1 मिनट, इसका देखना सर, इसका VMP क्या है, ये है, और इसका VMP क्या होगा, ये होगा। देख रहे हो किसका वेलोसिटी ज्यादा है, किसकी वेलोसिटी ज्यादा है? सर इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। बस ये ध्यान रखना, इसकी वेलोसिटी क्या है, ज्यादा, तो इसका मतलब टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा? T2 की वैल्यू क्या होगी? T1 से ज्यादा होगी। T2 की वैल्यू क्या होगी? T1 से ज्यादा होगी। उल्टा दे दे, एक बात बताना, एक ध्यान से सुनना, अगर इधर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दिया जाए, इधर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दिया जाए और इधर स्पीड दे दिया जाए, अगर तुमसे ग्राफ दे दिया जाए और पूछा जाए, ये देखना ग्राफ दे दिया गया, ये मोलर मास ए गैस का है, मोलर मास ये बी गैस का है, मुझे बताओगे किस गैस का मोलर मास ज्यादा होगा? आपको ही पता है कि सर वेलोसिटी जो होगी गैस मॉलिक्यूल्स की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। एक काम करो, वीडियो पॉज करके सोच लो, किसका मोलर मास ज्यादा होगा, किसका मोलर मास ज्यादा होगा? इन दोनों का। इसका MP कहाँ है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहाँ है, इसका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहाँ है? किसकी स्पीड ज्यादा है, किसकी स्पीड ज्यादा है? इसकी स्पीड ज्यादा है, मतलब इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसकी स्पीड ज्यादा है, मतलब इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सर MB का मोलर मास किससे कम होगा, M से, क्योंकि मोलर मास अगर आपका बढ़ता है तो आपकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। मोलर मास अगर बढ़ता है तो आपकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा आपकी स्पीड कम होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर बढ़ाओगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आगे की तरफ जाएगा। तो वेलोसिटी अपने पास देख लेना, अलग अलग स्पीड में अलग अलग तरीके से मूव करेगी। सर कौन सी स्पीड, ये कौन सी स्पीड है, VMP। हम हमेशा VMP से कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि टॉप पॉइंट से पकड़ लो, टॉप पॉइंट का स्पीड पकड़ लो। देखो इसका VMP यहां है और इसका अगले वाले का यहां है। एक चीज याद रखना, एरिया अंडर द कर्व जो रहेगा ना, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व जो होता है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व जो होता है, ये जो होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये कांस्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एज इट रिप्रेजेंट्स, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ, एट इज रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो एरिया अंडर द टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो भैया आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने ये देख लिया कि गैस मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, गैस मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, गैस मॉलिक्यूल्स की कहानी कैसी कैसी होती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कैसी, एवरेज स्पीड कैसी, ये कैसा वो कैसा, अलग अलग टाइप की स्पीड देख लिया, अलग अलग टाइप की चीजें देख ली। तो अब क्वेश्चंस इसके मैं अगली क्लास में कराऊंगा, तब तक आप एक काम कर लीजिए, आज जाके आप अपने पास थोड़ा सा ऐसे भी डिले हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो लेक्चर लेट देखे कोई दिक्कत नहीं, बस क्लास से पहले करके आ जाना, क्योंकि अगली क्लास में इसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और चीज़ों को रिलेट करेंगे। आई होप सबको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। थोड़ा सा ऑब्वियस है आज, बस हाँ यही लास्ट न्यूमेरिकल पोर्शन है बेटा, इन्हीं फॉर्मूलाज के ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे। कल की क्लास में शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद वो भी खत्म हो जाएंगे। कल के बाद इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी का पोर्शन बचेगा, उसको हम लोग फिनिश कर लेंगे। ओके, तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक एंजॉय करते रहो, पढ़ाई करते रहो। आई होप सब लोग रिकॉर्डिंग में बोर नहीं होगे, बट हाँ ट्राई करना, कमेंट करते जाना कितने क्वेश्चन सही किए, कितना कॉन्सेप्ट क्या हुआ। आई होप ठीक है, स्पैमर भाई को छोड़ के बाकी लोग ठीक है ना यार, टेक्नोलॉजिकल थोड़ा टेक्निकल इश्यूज थे इसलिए रिकॉर्डिंग है और कुछ नहीं, तो ट्राई करते हैं उससे आगे बढ़ने की। ओके, तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहो, एंजॉय करते रहो।